ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया है कि मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आती है जल्दी, तो मैं उसे कैसे पढूं। मेरा मानना है कि अगर इतिहास को आपको समझना है तो बहुत जो है बहुत पीसफुली आप उसको पढ़ना शुरू करिए। दिमाग को बहुत दौड़ाइए मत, और एक दिमाग से ये जो है मेंटेलिटी बना हुआ आपका कि इतिहास रटने का विषय है, इसको निकाल दीजिए। 99% लोगों में ये है कि इतिहास हमें रटना है, ऐसा एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया हुआ है उन्होंने। तो मेरा मानना है ये हाइपोथेसिस उनको बोरिंग बना देता सब्जेक्ट को। तो ये हाइपोथेसिस निकाल के ये पढ़ना है कि हमें कुछ सीखना है, कुछ मज़ेदार चीज़ें इसमें, कुछ कहानियाँ हैं उनको हमें पढ़ना है, और उस कहानियों की तरह पढ़िए तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा, और उसको आप देखिए। पार्टीशन के उस दौर को समझना बहुत टिपिकल है और बहुत दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टीशन जितनी जल्दबाजी में किया गया, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ कुछ घरों के बीच से होकर जो है रेड क्लिफ लाइन गुजर रही थी। आधा गांव पाकिस्तान में, आधा गांव भारत में, आधा घर का दीवार पाकिस्तान में, आधा घर का दीवार भारत में। तो इस तरीके का सिचुएशन था। दूसरा, सांप्रदायिकता अपने चरम स्तर पर थी। ऐसी प्रताड़ना को बिल्कुल मत सहिए जो आपको जो है शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दे, और खुद सक्षम बनिए और दूसरी महिलाओं को भी सक्षम बनाइए। बस। क्या बात है, एक्सीलेंट पॉइंट। हिस्ट्री से आपने 3 सबसे बड़ी कौन सी शिक्षाएं ली हैं? हिस्ट्री से सबसे बड़ा शिक्षा ये है कि हम जो है अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, पहला। दूसरा ये है कि इतिहास का इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करें, अपने जीवन को उन्नत बनाने में, जीविका और जीवन के लक्ष्यों को साधने में। और तीसरा जो है हम ऐसी सीख लें कि हम ऐसी गलतियां क्या ना करें जिससे हमारे जीवन में जो है बाधाएं, रुकावट आए। स्वामी जी की शिक्षाओं के अगर सार की बात की जाए तो उनका सार क्या है? आप भारत के लिए प्यार करो, भारत के लिए जियो, भारत के लिए मरो। आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका 10 एवं शो के इस खास एपिसोड पर। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं विकास जी। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपनी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं अभी एलयू यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने नेट जीआरएफ क्वालिफाई भी किया है, और ये यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से। तो इनकी नॉलेज का आप लोग फ़ायदा उठाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पे आगे भी मिलते रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट 10 एवं शो। तो विकास जी, 10 एवं शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शिवम भाई, आपने मुझे शो पर इन्वाइट किया, थैंक यू। आपको इस शो पर आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आपने बुलाया, और आपकी सहजता और सरलता देखकर मैं और जो है अभिभूत हो गया। अरे अरे बस और मुझे बहुत अच्छा लगा इस पे आकर के। आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइएगा। मेरा नाम विकास कुमार पटेल है और मैं हरदोई जिले का रहने वाला हूँ। वर्तमान समय में जो है मैं एज अ शोध छात्र, एज अ रिसर्च स्कॉलर जो है मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है कार्यरत हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा हूँ। ओके, तो आप अपनी अभी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं? हाँ, तो किस सब्जेक्ट से आप कर रहे हैं? मेरा पीएचडी का जो विषय है वो इतिहास है, और इतिहास में भी एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जिस पर हम लोग काम करते हैं, और उस सेक्शन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो टॉपिक का टाइटल है वो इंडियन शिपिंग है। वो भी जो है, इसको हम कह सकते हैं कि भारतीय जहाजरानी, जो पानी के जहाज होते हैं, पानी के जहाज़ों का क्या रोल रहा है 16 to 18 सेंचुरी में, वो मेरे जो है विषय क्षेत्र में आता है। मैं उस पर जो है कार्य कर रहा हूँ इस समय। तो जो आपका मेन जो इसमें पार्ट है इसके बारे में कुछ बताइए, जो आपने नहीं बताया इसके बारे में। इंडियन शिपिंग में मतलब मेरा जो मुख्य काम है, हमको ये देखना है कि शिपिंग का क्या रोल रहा है भारतीय परिप्रेक्ष्य में, भारतीय कॉन्टिनेंट में। हम देखते हैं कि ये बात की जाती है 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य की जो है जो समय का जो शासक वर्ग है उसने जो है शिपिंग पर क्या काम किए हैं, उसने शिपिंग के लिए कोई डेवलपमेंट किए या नहीं किए। दूसरा एक पहलू ये आता है कि जब यूरोपीय कंपनियां भारत आती हैं तो उनकी जो नेवी है या उनकी जो शिपिंग है वो बहुत स्ट्रांग रही है, और कालांतर में जाकर जो है भारत की गुलामी का एक सबसे बड़ा कारण यही बन जाता है कि भारतीय जो परिप्रेक्ष्य में जो भारतीय जो शिपिंग रही है वो बहुत कमज़ोर रही है। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स की बात करें या पुर्तगीज की बात करें तो उनकी नेवी और उनके जो है जहाज, पानी के जहाज जो उस समय थे वो बहुत स्ट्रांग थे, और कैसे उन्होंने जो है इसके दम पर जो है भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र एक पराधीन राष्ट्र में कन्वर्ट कर दिया। इस हाइपोथेसिस को लेकर जो है हमको देखना है कि इसकी टेस्टिंग करनी है, हमें इसको टेस्ट करना है कि ये किस स्तर तक सही है।
और उसके क्या आगे परिणाम आएंगे वो मैं अपने शोध में फाइनली दिखाऊंगा। ओके, तो अभी शोध बाकी है उसका? हाँ, अभी लगभग मुझे 2 साल हो गया है करते हुए। 2 साल में मैंने कुछ काम किया है और अभी मुझे 2 साल और लगेगा अपने शोध कार्य को कंप्लीट करने में। जो लोग हिस्ट्री से पीएचडी करना चाहते हैं उनको थोड़ा गाइडेंस के रूप में कुछ बता दीजिएगा। हाँ, हिस्ट्री से ही पीएचडी नहीं, अगर आप किसी भी सोशल साइंस के विषय से पीएचडी करना चाहते हैं तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप मास्टर्स अच्छी तरीके से करिए, एमए को बहुत अच्छी तरीके से करिए, और एमए के ड्यूरिंग ही आप एक एग्ज़ाम होता है यूजीसी नेट जेआरएफ, आप उसमें बैठिए और उसमें बैठने के बाद आप कम से कम जेआरएफ क्वालिफाई करिए। कम से कम जब आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे तो आपकी पीएचडी में जो प्रवेश मिलने की जो पात्रता है वो लगभग तय हो जाती है। और पात्रता जो पात्रता में जो जब जेआरएफ जुड़ जाता है तो आपको जो है एक आर्थिक सहायता भी जो है सरकार से मिलने लगती है, जिससे आप अपनी पीएचडी को बहुत आसानी से जो है पूरा कर सकते हैं। आपको आर्थिक रूप से जो आर्थिक जो प्रेशर है उसका दबाव आपको पूरे 5 साल झेलना नहीं पड़ेगा। तो पीएचडी करने के लिए सबसे प्रमुख जो है इस समय एलिजिबिलिटी है वो यूजीसी नेट जेआरएफ है। उसमें भी जो बच्चे जेआरएफ करते हैं उनको जो है एडमिशन में जो है वेटेज मिलता है। कहीं कहीं कुछ यूनिवर्सिटियां जो है स्पेशल रूप से जेआरएफ कैंडिडेट को 10 मार्क्स एज अ रिवॉर्ड जो है देती हैं, और इसके साथ ही वो जो है आसानी से जो है पीएचडी में प्रवेश पा सकते हैं। ओके, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर आप ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लीजिए। जेआरएफ क्वालिफाई करिए। तो थोड़ा ये बताइएगा कि जैसे आपने तो जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो इसे क्वालिफाई करने के लिए कुछ की पॉइंट बता दीजिए जो हेल्पफुल हो जाए। सबसे पहले तो आपका जो भी विषय हो, हिंदी है, हिस्ट्री है, समाजशास्त्र है, या साइकोलॉजी है, या फिलॉसफी है, तो आप जब मास्टर्स में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस आप अपने हाथ में रखिए और देखिए कि कितने टॉपिक जो है आपके मास्टर से रिलेट करते हैं। जो टॉपिक आपके मास्टर से रिलेट करते हैं उनको इस तरीके से पढ़िए कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, वो आपके मास्टर्स में भी काम आ जाए और वही टॉपिक आपके एग्जाम में भी काम आ जाए। पहला पहलू ये है। दूसरा, जो टॉपिक आपके मास्टर्स में नहीं आ रहे हैं, मास्टर्स के सिलेबस में नहीं आ रहे हैं, उनको आप अलग से छांट लीजिए और आप उन पर अलग से वर्क करिए। और अलग से वर्क करने का मतलब ये होगा कि आपके कुछ टॉपिक तो आपके मास्टर्स के ड्यूरिंग ही जो है कंप्लीट हो जाएंगे, और आपको जो ऐसे टॉपिक कुछ बचेंगे जिनमें जो है जब आप अलग से काम करेंगे तो उन पे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो है यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा में एक फर्स्ट पेपर, एक कंपलसरी पेपर होता है, उस पर आपको इंडिविजुअल काम करना है और वो काफ़ी रोल प्ले करता है जो है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने में, तो आप उस पर इंडिविजुअल काम करिए। कुल मिलाकर मेरा कहना यही है, अगर आप मास्टर्स अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मास्टर्स में पूरा जी जान लगाकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विद सिलेबस आप जो है दोनों चीज़ों का सिलेबस, मास्टर्स का आपका सिलेबस और आपका यूजीसी नेट जेआरएफ का सिलेबस, आप उसको मैच करिए, देखिए कितना मैच करता है और कितना पोर्शन जो है मैच नहीं करता है। उसके लिए आप अपनी रणनीतियाँ अपने खुद से जो है तैयार करिए। ओके, ये जो आपकी पीएचडी की जर्नी है इसके बारे में कुछ बताइए। मैं जब मास्टर्स मैंने किया, मास्टर्स मेरा शुरू हुआ सन 2017 में, और 2017 में जब मैं मास्टर्स में एडमिशन मैंने लिया तो मैंने 2 सेमेस्टर तक नहीं सोचा था कि मैं पीएचडी करूंगा या नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी पढ़ाई एक जनरल तरीके से चल रही थी। लेकिन 3rd सेमेस्टर तक आते आते मुझे पता चला कि यूजीसी नेट जेआरएफ का एक एग्ज़ाम होता है जिसमें हम जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, तो सरकार से हमें एक फेलोशिप मिलती है। और चूँकि मैं मिडिल क्लास से था तो मेरे लिए जो है आर्थिक जो है समस्याएं काफ़ी ज़्यादा थी, तो मेरे लिए एक ही विकल्प बच रहा था कि कैसे भी करके मैं यूजीसी नेट जेआरएफ को क्वालिफाई करूं और पीएचडी में एडमिशन ले लूं। तो 3rd सेमेस्टर से मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लिक कर गई कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम देना है और मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है। ये जो है पीएचडी में इंटर करने का मेरा पहला जो है विचार यहाँ से घुसा। 3rd सेमेस्टर में मैंने जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया और जो है मेरा जो है उस समय केवल नेट ही क्वालिफाई हुआ, और उसके बाद मैंने 4th सेम में जो है फिर से जो है एग्ज़ाम दिया, और 4th सेम के होते होते फिर मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और फाइनली फिर मैंने बहुत सारे विश्वविद्यालयों में अप्लाई किया, जिसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मेरा पहला यूनिवर्सिटी था जहाँ मुझे एडमिशन मिला। लेकिन कुछ कारणों से, कुछ हेल्थ कारणों से मैंने उसको ड्रॉप किया। फिर मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, और वर्तमान में मैं भी यहाँ पे जो है एज अ रिसर्च स्कॉलर जो है बीते 2 साल से कार्यरत हूँ। बहुत सारे लोगों का मतलब ये डाउट होता है, वो पढ़ना चाहते हैं जैसे हिस्ट्री थी एजिटिक्स पढ़ना चाहते हैं, यानी कि मतलब उसको तोड़ मरोड़ के पेश ना किया गया हो, तो ऐसे मतलब
हिस्ट्री को एजेटिक्स पढ़ने के लिए कौन सी बुक आप रिकमेंड करना चाहेंगे और वो राइटर कौन से होंगे? जैसे कि इसमें मैं कहूँगा कि हर टॉपिक का अलग अलग किताब है। जैसे मैं बात करूँगा कि अकबर पे पढ़ना है आपको, मान लिया पर्टिकुलर किताब, तो अकबर पे बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो उसकी बहुत प्रशंसा में लिखी गई हैं। कुछ किताबें ऐसी हैं जो बहुत आलोचना में लिखी गई हैं। लेकिन हमको अगर वास्तविकता पर पहुंचना है तो हमको एक ही टॉपिक पर कई सारी किताबें पढ़नी पड़ती हैं और उनमें जो है फिर अपना एनालिटिकल व्यू जो है लगाना पड़ता है। हमको अपना एनालिसिस करना पड़ता है कि अच्छा इस किताब में इस तरीके से इसको पेश किया गया है, इस किताब में इस तरीके से इसको पेश किया गया है। लेकिन फिर हम प्राइमरी सोर्सेज, प्राथमिक स्रोतों पर जाते हैं जो उस समय की चीज़ें थीं, उनमें कैसे पेश किया गया है। फिर उन सबको कलेक्ट करके हम अपना एक एनालिसिस लगाते हैं कि सही चीज़ क्या है। ये इतिहास का एक सबसे बड़ा जो है मेथड होता है। दूसरा चीज़ ये है कि आजकल अगर हम किसी एक किताब से पढ़कर इतिहास को समझने की कोशिश करेंगे तो हम कभी नहीं समझ सकते। यही इतिहास की खूबसूरती है और यही इतिहास का सबसे डिफ़िकल्ट जो फेज है वो है कि हम हमेशा क्या करते हैं, जो सामान्य विद्यार्थी होते हैं या सामान्य जो आम जनमानस होते हैं जिनको रुचि जो है इतिहास में पढ़ने की है, वो किसी किताब को पढ़कर जो है चीज़ों का जनरलाइजेशन कर लेते हैं, किसी शासक के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। ख़ास तौर से ऐसा जब होता है, चाहे हम गांधी पे बात करें, हो सकता है कि उस व्यक्ति ने गांधी पे बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, लेकिन वो गांधी पर एक किताब पढ़ के जनरलाइजेशन कर लेगा और उसको ये भी नहीं पता है कि इसमें जो बातें लिखी हैं जिस राइटर ने, वो कितनी प्रामाणिक हैं, कितनी सही हैं। सिर्फ हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं और उसका जनरलाइजेशन शुरू कर देते हैं। तो ये इतिहास में हमेशा कहूँगा कि सामान्य जनमानस में जो चीज़ें, सामान्य जनमानस जो है इतिहास को जिस तरीके से देखता है, उससे इतर जो है एक शोधार्थी देखता है, एक विद्यार्थी देखता है, एक प्रोफेसर देखता है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर देखता है, ये सारे लोग। तो इसीलिए हमारे बीच जो हमारे बीच जो इतिहास को समझने का नज़रिया है और जो आम लोगों के बीच इतिहास को समझने का नज़रिया है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। और दूसरा, इतिहास का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है, शासक वर्ग करता है। शासक वर्ग इतिहास को इस तरीके से जो है अपने फेवर में जो है लेकर आता है ताकि उसकी सत्ता को वैधता हमेशा मिलती रहे। इतिहास को इस तरीके से पेश करे, दिखाए कि सारा इतिहास उससे जुड़ा हुआ इतिहास है। तो इतिहास का ये दुरुपयोग है। तो इस तरीके से हम इतिहास के साथ जो है चीज़ें लेकर चलते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि बिपिन चंद्रा एक बहुत अच्छे राइटर हैं हिस्ट्री में, मतलब जनरली जो यूपीएससी की तैयारी करता है बिपिन चंद्रा को ही पढ़ता है। बिपिन चंद्रा के बारे में मैं बात करूंगा तो उनका अप्रोच ठीक है, लेकिन उनकी किताब जो है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, जो 1885 से शुरू होती है, 1947 पे ख़त्म होती है, उसमें सिर्फ एक तरफा अप्रोच है। जैसे कि मैं बात करूं, वो सिर्फ कांग्रेस को बेस बनाकर लिखते हैं, कांग्रेस को आधार बनाकर लिख रहे हैं। वो थोड़ा सा झुका हुआ कांग्रेस की तरफ उनका इतिहास है बिपिन चंद्रा का। तो जो हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इस किताब का अप्रोच क्या है। जैसे कि उसमें जो है एग्रेरियन मूवमेंट, किसान आंदोलनों की बात नहीं की गई, या कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से और जो चीज़ें चल रही थी उन पे बात कम हुई है। थोड़ा सा झुका हुआ कांग्रेस पर है। बाकी वो किताब समझने के लिए, समझदारी के लिए बहुत अच्छी है। कम से कम हम एक पहलू को समझ रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे पहलू को समझने के लिए हमें और सारे इतिहासकारों को पढ़ना पड़ता है। तो ये एक शोधार्थी का काम है। सिविल सर्वेंट का काम इतना है कि वो उस किताब को पढ़ के वो एक समझ बना ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें। और मैं कहूँगा कि मतलब आपको हमेशा इतिहास का किताब पढ़ने से पहले राइटर के अप्रोच के बारे में पढ़ना चाहिए कि उस राइटर की एजुकेशन कहाँ हुई। अगर कोई फॉरेन से पढ़कर आया है तो उसका इतिहास को सोचने का नज़रिया अलग है। कोई इंडियन जो है पर्सपेक्टिव में पढ़कर जो है इतिहासकार बना है तो उसका इतिहास का सोचने का नज़रिया अलग है। क्योंकि उसमें डिपेंड करता है कि आपका एडुकेशन जो है फाइनली जो आप जहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के बाद आप जैसे आपका गाइड है तो आपका इन्फ्लुएंस रहता है उस पर, और फिर आप काम करना शुरू करते हैं। तो उसी तरीके से आप अपनी अभिव्यक्ति को किताबों में जो है आप वर्णित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए इतिहास में क्लासिफिकेशन है, राष्ट्रवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, समाजवादी हैं। तो ये क्लासिफिकेशन इसी आधार पर आ जाता है। तो हम बात करते हैं कि हमको पढ़ने से पहले राइटर को पढ़ना चाहिए कि बिपिन चंद्रा का अपना क्या बैकग्राउंड रहा है, किस तरीके के व्यक्ति रहे हैं, क्या कभी किसी पार्टी से एसोसिएट रहे हैं, क्या किसी राजनीतिक पार्टी के प्रभाव में रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो उसकी तरफ थोड़ा सा झुकाव की तरफ लिखेंगे। क्योंकि इतिहास में जो है ऑब्जेक्टिविटी बहुत मायने करती है, जिसको हम जो है वस्तुनिष्ठता कहते हैं। और कोई इतिहासकार कितना वस्तुनिष्ठ है ये एक पाठक ही जो है पढ़कर उसको पता कर पाएगा, वो भी सही पाठक जिसको उस चीज़ का नॉलेज है। अदरवाइज वो पढ़ता रहेगा, वो मानता रहेगा कि चीज़ें जो है ठीक लिखी हैं, जो किताब में लिखा वो सर्वसत्य है।
हम रिसर्च स्कॉलर्स के साथ क्या होता है कि जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो किताब का पहला शब्द और हमारे बीच आपस में प्रतिरोध शुरू होता है कि ये लिखा है तो फिर क्यों लिखा है, इस शब्द के पीछे क्या कारण है। फिर हम उसकी मेंटेलिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि इसने ऐसा ही क्यों लिखा, इस लाइन में ऐसा भी हो सकता था। तो कहने का मतलब जो है हमारे और इतिहासकार के बीच जो है एक जो है अंतर्वाद चलता है कि उसने जो लिखा है मैं ये मान के नहीं चलता कि ठीक ही लिखा है, मैं उसमें जो है जांच पड़ताल शुरू करता हूँ। तो ये इतिहास की चीज़ें हैं। बहुत अच्छी बात, ये होना भी चाहिए वैसे, तभी आप सत्य तक पहुँच पाएंगे फिर। हाँ, इतिहास को अगर समझना है तो आपको डीप में जाना पड़ेगा। किसी भी लेखक के जो उसके खुद के विचार हैं और आपका जो पढ़ने का नज़रिया है उनके बीच आपको जो है एक द्वंद्व होना चाहिए कि आप इसने ये लिख दिया है तो फिर क्यों लिखा है, फिर ऐसा ही क्यों। इतिहास में क्या होता है, बहुत सारे इतिहासकार जो है बहुत जो है सिलेक्टेड तथ्यों का इस्तेमाल करते हैं अपनी हाइपोथेसिस को ठीक बिठाने के लिए। जैसे मान लिया मैंने सोच लिया कि गांधी एक बहुत बड़े जो है बहुत बुरे व्यक्ति हैं, ऐसा मेरे दिमाग में आ गया, तो फिर मैं गांधी के बारे में सारे ऐसे तथ्य इकट्ठे करूंगा जो बुरे वाले हैं, जो उनकी नकारात्मक छवि को पेश करते हैं, और मैं लगातार जो है उस नकारात्मक छवि को पन्नों में उतारता चला जाऊंगा। और फिर वही किताब एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में लग जाती है जिसको इतिहास के मेथड नहीं पता है, जिसको इतिहास का अप्रोच नहीं पता है, किस तरीके से लिखा जाना है, किस तरीके से पढ़ा जाना है। फिर वो गांधी को पढ़ता है, फिर कहता है अरे ये तो ऐसा हो गया, और फिर वो उस चीज़ को प्रचार करता है पब्लिक में। तो इस तरीके से इतिहास का दुरुपयोग होता है। इसमें जो है इतिहास के दुरुपयोग में मैं इतिहासकारों की भूमिका को सबसे बढ़कर देखता हूँ। बिपिन चंद्रा को एज ए हिस्ट्री राइटर कैसे देखते हैं, आपका देखने का दृष्टिकोण क्या है? एज ए हिस्ट्री राइटर उनका इतिहास लेखन जो है उस समय के हिसाब से बहुत सही था जब उन्होंने लिखा था, लेकिन हिस्ट्री का स्कोप निरंतर बढ़ रहा है। आज हम जो है लोकल लीडर्स की बात कर रहे हैं, किसी समय हिस्ट्री में लोकल लीडर्स की बात नहीं की जाती थी। आज हम ये देख रहे हैं कि 1857 में किसी रीजनल एरिया में किसी शासक ने कोई काम किया है, किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है। तो जैसे जैसे हिस्ट्री का स्कोप वाइडर होता जाता है वैसे वैसे पुरानी चीज़ें हिस्ट्री में उनकी महत्ता कम होती चली जाती है, और हम फिर से जो है हिस्ट्री के स्कोप के बढ़ने के साथ एक नया इतिहास लेखन करते हैं। नए इतिहास लेखन में पुरानी चीज़ों का समावेश होता है, लेकिन नई चीज़ों का भी समावेश होता है, उनके बीच एक तारतम्य स्थापित किया जाता है, ताकि जो पहले इतिहास लेखन हुआ है और जो बाद में जो हिस्ट्री में नई चीज़ों में रिसर्च हुई है उनको किस तरीके से जनमानस के सामने पेश किया जाए, पाठक के सामने पेश किया जाए, और हम ये देखकर पता लगा सकें कि एक्चुअल चीज़ें क्या रही हैं। तो आज हम बहुत सारा एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया के अंदर बीते 10 वर्षों में बहुत सारी, और इसका एक कारण भी है कि अब रिसर्च की नई पद्धतियाँ आ गई हैं। आप इंटरनेट, गूगल, आर्काइव, हर चीज़ बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आ रहा है, तो हमारे लिए जो है सोर्सेज की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। उस समय जब अगर हम बात करें कि बिपिन चंद्रा के समय जब उन्होंने वो किताब लिखी तो उस समय सोर्सेज की अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, लोगों को जाकर कलेक्ट करना पड़ता था। आज हम यहाँ घर बैठे जो है किसी भी उसका लाइब्रेरी का एक्सेस ले रहे हैं और उसको जो है देख के जो है अपना काम कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि इतिहास का स्कोप निरंतर बढ़ता रहता है, कम नहीं होता है। तो आज जो लिखा गया है उसकी प्रासंगिकता कल थोड़ी कम होगी, कल जो लिखा जाएगा उसकी प्रासंगिकता हो सकता है परसों थोड़ी कम हो जाए, लेकिन जो है प्रासंगिकता कम होने के साथ उसको हम हटा नहीं सकते क्योंकि वो आधार है। हम उसको देखकर ये ही, अगर बिपिन चंद्रा ने वो किताब नहीं लिखा होता तो हमें कैसे पता लगा पाते कि ठीक है कि एक तरफा लिखा गया है, या एक तरफा मतलब कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा झुका हुआ लिखा गया है कांग्रेस की तरफ। इस तरीके से चीज़ें हम पता नहीं लगा पाते, या फिर हम देखते हैं कि उसके और क्या अप्रोचेज हो सकते हैं, ये चीज़ें हैं। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस को जब आधार बनाया गया है, पूरी हिस्ट्री उनकी जो है कांग्रेस को आधार बनाकर लिखी गई, जहाँ पर हम बात करते हैं चाहे जो भी चीज़ें हो तो वो थोड़ा सा कांग्रेस को बेस बनाया गया है। और बाकी वो किताब बहुत अच्छी है, उसको पढ़ना चाहिए लोगों को। सहज भाषा में लिखी हुई है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। बस एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमको किस तरीके से उसको काम करना है। हिस्ट्री को जैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो मेडिवल है, मॉडर्न है, और एक एंशिएंट हिस्ट्री है। तो इन तीनों को बेहतर तरीके से समझने के लिए और वास्तविक रूप में पढ़ने के लिए किस राइटर को पढ़ना चाहिए? आई थिंक मुझे लग रहा है कि हिस्ट्री को डिवाइड करना मतलब, पहली बात तो आप इतिहास को डिवाइड नहीं करते थे। इतिहास का मतलब क्या है? समय, काल। अगर हम इतिहास का एक्चुअल मीनिंग देखें तो उसका काल है, समय।
क्या आप समय को डिवाइड कर सकते हैं? सिर्फ एक कारण ये है कि इतिहास को हम सुविधापूर्वक समझने के लिए, आसानी से समझ में आ जाए लोगों को, इसीलिए हम उसको आसानी से 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लेकिन ये बहुत पुराना कंसेप्ट हो गया है कि हम उसको प्राचीन काल में डिवाइड कर दिए, मध्यकाल में डिवाइड कर दिए, फिर आधुनिक काल में डिवाइड कर दिए। अभी इतिहास को जो है 5 खंडों में डिवाइड किया जाता है। पहला जो है प्राचीन काल है, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, अर्ली मिडेवल, मतलब मिडेवल के पहले का, और फिर मध्यकाल है, और फिर जो है अर्ली मॉडर्न है, मतलब मॉडर्न के कुछ पहले का। जैसे मेरा जो टॉपिक का विषय अर्ली मॉडर्न का है, 16 to 18, वो अर्ली मॉडर्न है, ना तो मेडिवल है ना मॉडर्न है, ट्रांजिशन फेज है, और फिर है मॉडर्न। तो ये इतिहास को सुविधापूर्वक समझने के लिए जो है बांटने का तरीका है। पहली चीज, इतिहास में मैंने बताया कि 2 ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्रोनोलॉजी, दूसरा रेफरेंस। तो क्रोनोलॉजी यही बताती है कि जब भी आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में इतिहास को समझेंगे, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एंशिएंट नहीं समझ रहे तो मेडिवल कैसे समझ पाएंगे? भाई आप एंशिएंट जब तक नहीं समझेंगे, उस वहाँ एंशिएंट में क्या चीज़ें रही हैं, एंशिएंट का ज्योग्राफी क्या रहा है, किस तरीके से ज्योग्राफिकल कंडीशन, और जो है किस तरीके से जो है हमारा जो समाज, भारतीय समाज जब निर्मित हुआ तो किस तरीके से उसने चीज़ें गढ़ी, क्या रहा, कितने राजतंत्र बने यहाँ पर, कितने गणतंत्र बने यहाँ पर, उनके क्या इंस्टीट्यूशंस रहे, किस तरीके के लोग थे। फिर जाके हम समझ पाएंगे कि कैसे मेडिवल में हम इंटर कर गए, कितने इन्वेजन्स हुए इंडिया पर, और इसी तरीके से मेडिवल में समझेंगे इन्वेजन के बाद कौन कौन से शासक वर्ग ने भारत को ही अपना देश मान लिया, वो यहाँ पर रहकर उन्होंने यहाँ पर उनका जन्म हुआ, जन्म होने के बाद यहीं पर उनका जो है मृत्यु भी हुआ, यहीं पर उनके कब्रें भी हैं, यहीं पर सब कुछ है उनका, यहीं पर उन्होंने इन्वेस्ट किया, और फिर कैसे हम मॉडर्न में पहुंच गए। तो हम लोगों को चाहिए कि इतिहास को क्रोनोलॉजी में पढ़ें, भले ही छोटा छोटा पढ़ें। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि अगर किसी सामान्य पाठक को पढ़ना है, तो सामान्य पाठक को पढ़ने के लिए ये चाहिए कि वो एंशिएंट से शुरू करे, और एक जो है क्रोनोलॉजी में पहले वेद पढ़े, पहले मतलब इंडस वैली पढ़े, उसके बाद वैदिक पढ़े, उसके बाद मौर्य पढ़े, उसके बाद जो है कुषाण पढ़े, शक पढ़े, फिर गुप्ता पढ़े, छोटा छोटा करके ऐसे ऐसे, तो उसके दिमाग में आएगा अच्छा इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, और फिर हम समझ पाएंगे कैसे सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी ग्रो की। फिर जब मेडिवल में पहुंचेंगे तो अर्ली मेडिवल में कैसे डाउनफॉल हुआ, कैसे जो सोसाइटी नीचे आ गई, और फिर जब मेडिवल में पहुंचेंगे तो फिर भी हमको डाउनफॉल पैरेलल चलती है। फिर जब हम मेडिवल के जो पीक पे पहुंचेंगे तो देखेंगे फिर सोसाइटी ग्रो कर गई है, सारे इंस्टीट्यूशंस फिर से अच्छे हो गए हैं। और फिर मॉडर्न में आएंगे तो फिर ब्रिटिश आ जाते हैं, तो किस तरीके से भारतीयों का शोषण है, भारतीयों को किस तरीके से प्रेडिक्ट किया जाता था, वो सारी चीज़ें। तो इतिहास में क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है, और उसको पढ़ने के लिए इसी का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, रिसर्चर के लिए समस्या ये होती है कि रिसर्च एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है, तो उसमें भी उसको भी सुविधा जो है प्रदान करने के लिए हमने बांट दिया है, ताकि इस पे शोध अच्छा हो सके। अगर हमने इसको खंडों में डिवाइड किया है तो इस पे ये भी एक विषय का है कि शोध अच्छा हो सके। अगर पूरा हम रख देंगे तो रिसर्चर कंफ्यूज रहेगा कि किधर शोध करे, एंशिएंट करे, मेडिवल करे, मॉडर्न करे। तो उसको एमए में डिसाइड करना होता है कि वो मॉडर्न फेज पे जाएगा, मेडिवल फेज पे जाएगा, या एंशिएंट फेज पे जाएगा। तो मॉडर्न फेज पे जा रहा है तो मॉडर्न में रिसर्च करेगा, मेडिवल में जाना है तो मेडिवल पे करेगा, एंशिएंट में तो एंशिएंट में करेगा। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं वहाँ पर। बात हिस्ट्री की हो रही है तो एक क्वेश्चन तो बहुत ज़रूरी है, जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तो उस ड्यूरेशन को आप किस तरह देखते हैं? जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो उस ड्यूरेशन, उस फेज को आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि भारत में इससे खराब दौर कभी नहीं रहा। अगर भारत का सबसे खराब दौर कहा जाए तो पार्टीशन का टाइम है। कारण ये है कि पार्टीशन के दौर को आप बयां नहीं कर सकते। एक आप रामकृष्ण मठ में जाएंगे, प्रोफेसर के कौल हैं, वो उस पार्टीशन के आई विटनेस हैं, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। तो मैंने उनसे सुना क्या, चूँकि वो बांग्लादेश में उनका होम टाउन था, जब पार्टीशन हुआ तो किस तरीके से वो अकेले भगकर अपनी फैमिली सारी वहीं छोड़ दी, फिर अकेले एक एजा जो है, शायद मुझे लग रहा है वो 8 साल के थे उस समय। फिर वो आ गए भारत में, फिर लखनऊ आ गए, फिर लखनऊ में सब पढ़ाई लिखाई की। तो पार्टीशन के उस दौर को समझना बहुत टिपिकल है और बहुत दुखद है, क्योंकि जिस तरीके से पार्टीशन जितनी जल्दबाजी में किया गया, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया। कुछ घरों के बीच से होकर जो है रेड क्लिफ लाइन गुजर रही थी। आधा गांव पाकिस्तान में, आधा गांव भारत में।
आधा घर का दीवार पाकिस्तान में, आधा घर का दीवार भारत में, तो इस तरीके का सिचुएशन था। दूसरा, सांप्रदायिकता अपने चरम स्तर पर थी, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हार्म हुआ वो वीमेंस को हुआ, सबसे ज़्यादा उनके रेप हुए, सबसे ज़्यादा बहुत सारी लड़कियां जो है, हिंदू लड़कियां जो है, बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां आपस में जो है पाकिस्तान में मतलब रख ली गई, बहुत सारी लड़कियां जो है हिंदुस्तान में रोक ली गई, बहुत सारी लड़कियों ने जो है अपनी जान दे दी, कुछ ने जो है खुद आत्महत्या कर ली। तो ये सब इतिहास के पन्नों में कहीं बयां नहीं है, क्योंकि इसको जो है बयां करने वाला कोई मतलब एक तरीके से कोई भी इतिहासकार इस तरीके से नहीं लिख पाया है कि उसको लिखे। लेकिन हाँ, ये एक ब्लैक स्पॉट है इंडियन हिस्ट्री में। हम इसीलिए चाहते हैं कि सांप्रदायिकता जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लोगों को इससे सबक लेना चाहिए कि किस तरीके से पार्टीशन का जो हश्र हुआ। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पार्टीशन के नुकसान क्या क्या हुए। जैसे कि पंजाब बहुत रिच प्रोविंस है, हमारे पास आधा पंजाब है, आधा पंजाब पाकिस्तान के पास है, तो उसमें हम देखते हैं कि वो एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत फर्टाइल है, तो वो चला गया यहाँ से। बांग्लादेश कितना फर्टाइल, आज अगर आप सिर्फ एक साधारण रूप से सोचिए, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान का जो इकोनॉमी तीनों का मिला दिया जाए तो एशिया में कितना बड़ा इकोनॉमी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पार्टीशन के अपने कुछ फ़ायदे भी रहे हैं, कि जैसे कि सरदार पटेल का कहना है कि हाँ, जैसे कि अगर कोई फोड़ा नासूर बन जाए तो उसको शरीर से हटा देना चाहिए, तो उन्होंने ये कहकर जो है बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई की। और मुझे लग रहा कि ठीक है, पार्टीशन वो समय की नियति था, जिस तरीके से हुआ जैसे हुआ, और उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा आज। लेकिन यह है कि उस दौर को बयां करना, बहुत सारे मतलब कितने ऐसे लोग जिनकी पूरी फैमिली सेटल्ड थी, कहीं पाकिस्तान में सेटल्ड थे लोग, कहीं हिंदुस्तान में सेटल्ड थे, लेकिन वो एक क्षण भर में शरणार्थी बन गए। उनके पास घर नहीं है, उनके पास रहने के लिए जो है मकान नहीं, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, शौचालय नहीं है। सोचिए, अब बताइए महिलाओं का क्या पोजीशन होगा जब सारी महिलाएं भाग कर यहाँ आई, कहाँ रहेंगी, कहाँ खाएंगी, कहाँ। और उस समय भारत में आप सोचिएगा कि आज का पुलिस व्यवस्था नहीं है कि जिसको चाहा उसको टैकल कर लिया। उस समय इतना तकनीकी नहीं था, उस समय भारत में समझना बहुत मुश्किल बात है। मौसम भी, जिस समय हम आज़ाद हुए, अगस्त में आज़ाद हुए, अगस्त में हल्का फुल्का बारिश का मौसम रहता है, तो वे क्लाइमेट ने भी, बरसात ने भी बहुत तगड़ा रोल प्ले किया। जितने शरणार्थी है उनके पास कुछ नहीं था, और यही हाल पाकिस्तान में भी था। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत मतलब दर्द बयां करती हैं। और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अगर मतलब मिल पाए आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो उस डिवीज़न का आई विटनेस हो, आंखों देखा जो वर्णन हो, तो आपको पता चलेगा कि क्या सिचुएशन थी। मैं जब भी अभी प्रोफेसर के कौर से बात करता हूँ तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सोचिए, वो व्यक्ति 90 साल का है, कितना स्ट्रिक्ट मतलब पर्सन है वो। मैं जल्दी ही इस बारे में उनसे बात करूंगा। हाँ बिल्कुल, आपने जो रेफरेंस दिया है तो मैं जल्दी उनसे कांटेक्ट बिल्कुल बात करूंगा और इसके बारे में बड़ा विस्तार से हाँ उनसे बात करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने उनसे बहुत बात किया इस पे। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो पार्टीशन रुक जाता है, इस पे आपके क्या विचार है? देखिए, पार्टीशन रोकना गांधी के सिर्फ हाथों में नहीं था, क्योंकि गांधी कांग्रेस के एक सर्वमान्य नेता थे। मतलब कांग्रेस की तरफ से गांधी ने कोशिश भी की। गांधी का स्टेटमेंट है, आप कहते हैं कि ठीक है, गांधी ने कहा कि पार्टीशन होगा तो मेरी लाश से होगा। लेकिन और भी ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स थे जो बड़े बड़े राजनेता थे, जब उन्होंने देखा कि इस समस्या का कोई हल ही नहीं निकल रहा है, अगर कोई हल नहीं निकल रहा है, तो उस हल को निकालने के लिए उन्होंने जो है पार्टीशन को स्वीकार किया। पार्टीशन को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता था, भारत को कोई नहीं चाहता था। लेकिन ब्रिटिशर्स की ये योजना थी कि अगर हम भारत को ऐसे ही छोड़ देंगे तो भारत इन फ्यूचर एशिया में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभर जाए। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ 200 साल शासन किया था। वो जानते थे किस तरीके का पूरा बांग्लादेश, पूरा भारत, पूरा पाकिस्तान, सबसे अच्छा लड़ाकू जो है मिलता है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में। सोचिए, भारत की आर्मी में किस तरीके का मतलब सैनिक होता। अगर हमारे पास आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पास तक बाउंड्री होती तो भारत, वहाँ के लोग बहुत लड़ाकू हैं। मतलब नॉर्थ वेस्ट का हमेशा से एक ये रहा है कि वहाँ के लोग लंबे चौड़े कदकाठी के, लड़ने में बड़े माहिर हैं। तो इंडियन आर्मी का क्या पोजीशन होता। तो ब्रिटिशर्स हमेशा से ये चाहते थे कि भारत को जब हमको छोड़ना है तो हम उसके दो हिस्से करके ही जाएंगे। और मिस्टर जिन्ना ने इसमें बहुत तगड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि जिन्ना उस समय तक पूरी तरीके से ये मतलब समझ बैठे थे कि उन्हें जो है मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य चाहिए धर्म के आधार पर। लेकिन गांधी इससे सहमत नहीं थे। गांधी इवन हम देखते हैं फाइनली जो है पटेल ने गांधी को कन्विंस किया कि किस तरीके से जो है हमको जो है राजी होना पड़ेगा, और फाइनली पार्टीशन हुआ। और गांधी रोक सकते थे, गांधी ने कोशिश भी की,
क्योंकि गांधी फाइनल तक नहीं कहते रहे यही। और जब गांधी ने पार्टीशन स्वीकार किया तो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, वो गांधी से बहुत नाराज हुए, बहुत सारे लोग नाराज बहुत हुए थे नाराज उस हुए। समय तो। लेकिन उस समस्या का कोई हल नहीं निकल रहा था, क्योंकि जिस तरीके के सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए 16 अगस्त जो है 1946 को, जो है जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया कि अगर हमें पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे। तो उसमें जो है बहुत सारे निहत्थे जो है निर्दोष लोगों की जो है मौतें हुई। कलकत्ता में जो है बहुत सारे हिंदू जो है स्लॉटर कर दिए गए। इसी तरीके से जो है बिहार में बहुत सारे मुस्लिम स्लॉटर कर दिए गए। तो एक दूसरा दौर शुरू हो रहा था वो। तो उसमें पार्टीशन अगर किया या पार्टीशन को स्वीकार किया तो इसलिए नहीं स्वीकार किया कि वो गांधी अपनी जीत पे अड़े थे कि नहीं नहीं मैं पार्टीशन होने ही नहीं दूंगा। उसमें परिस्थितियां ऐसी आ गई, लोग आपस में एक दूसरे को जो है काटने लगे, मारने लगे। तो उसको लेकर जो है गांधी को कन्विंस होना पड़ा। और उसमें पटेल की काफ़ी भूमिका रही। पटेल चाहते थे कि गांधी उसके लिए एग्री करें, क्योंकि पटेल और नेहरू चाहते थे कि जितनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो जाए वो बढ़िया है। और इसीलिए उन्होंने जो है कन्विंस किया गांधी को, और फाइनली गांधी नेहरू जी ने तो काफ़ी कन्विंस किया मुझे लगता है ना। नेहरू से ज़्यादा पटेल ने कन्विंस किया। नेहरू का पार्टीशन को लेकर रोल वो है कि चूंकि नेहरू की बात गांधी कंसीडर नहीं करते ज़्यादा। नेहरू, हम देखते हैं कि नेहरू की बात, नेहरू का मतलब क्या है, नेहरू का कह सकते हैं कि नेहरू द्वारा जो है गांधी को कन्विंस करना उतना आसान नहीं था। लेकिन पटेल ने कन्विंस किया तब वो कन्विंस हुए। नेहरू का इसमें बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन पटेल के कन्विंस होने पे गांधी पार्टीशन के लिए कन्विंस हुए। पटेल का मैंने वो स्टेटमेंट बताया कि उनका स्टेटमेंट ये है कि जब कोई शरीर में कोई फोड़ा अगर नासूर बन जाए तो उसको हटा देना चाहिए, काट देना चाहिए, उस अंग को काट देना चाहिए। तो पटेल के विचार बहुत मतलब हमको स्ट्रेट फॉरवर्ड लगते हैं, पिन पॉइंटेड लगते हैं। और नेहरू की बात अपनी अलग है। नेहरू एक तरीके से जो है बहुत पढ़े लिखे और नेहरू का एक अलग मतलब अपना चार्म है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर पार्टीशन ना होता, अगर इंडिया और पाकिस्तान आज एक ही होता तो अब तक जो अपना प्यारा भारत देश है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता। अगर आप जरा इमेजिन करिए, भारत पूरा बांग्लादेश, सोचिए कि अगर आज बांग्लादेश हमारे पास होता, अगर हमारा हिस्सा है बांग्लादेश होता, तो हम जो प्रशांत महासागर उसमें हमारी क्या पहुंच होती। पूरा मतलब समंदर में हमारा वो है, बांग्लादेश के जितने बाद आइलैंड है वो, पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंट तक हमारा जलवा, चाहबा, बहुत सारे पोर्ट्स जो है हमारे हाथ में होते, और एक तरीके से हम सेंट्रल एशिया तक अपनी पहुंच रख सकते थे। एक ह्यूज इकोनॉमी, एक बहुत ब्रॉडर इकोनॉमी। लेकिन हमारे साथ समस्या ये थी कि इतने बड़े स्टेट को संभालना बहुत मुश्किल था। जैसे कि आज हम बात करते हैं कि दिल्ली से जो है दक्षिण को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो उसी तरीके से दिल्ली से बंगाल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। पूरे बंगाल को दिल्ली से जो है नॉर्थ वेस्ट को कंट्रोल करना बहुत वो होता है। तो इसके भविष्य में ये भी चीज़ें हो सकती है कि हो सकता है कि भारत अब पहले तो सिर्फ एक ही हिस्से 2 हिस्सों में टूटा, और समस्या ये होती है कि जब इतना बड़ा है तो बहुत सारा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहती है इनिशियल फेज में, तो हो सकता है कई हिस्सों में टूट सकता था। तो इसके अपने प्रेडिक्शंस हैं, अपनी चीज़ें हैं, तो हम उन पे सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मेरा मानना है एज अ शोध छात्र के रूप में कि अगर उस समय डिवीजन हो गया तो अच्छा रहा, अच्छा इस पर्सपेक्टिव में रहा, क्योंकि बाद में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और जो वोट पॉलिटिक्स शुरू हो गई इंडिया में, जो है वोट की राजनीति शुरू हो गई, उससे बहुत नुकसान होता है देश को, और वो देश को कहीं ना कहीं 2 हिस्सों की बजाय 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर देती। और भारत का जब डिवीजन हो गया तो कम से कम हम एक पर्टिकुलर इंडिया को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर जो है चिंताग्रस्त थे। फिर हमारे लिए आतंकवाद की समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पर, ईस्ट पर, ठीक है, तो हम उसको कैसे टैकल करते। और फिर दूसरा ये होता कि यहाँ पे 2 ऐसे समुदाय आपस में रह रहे हैं जो आपस में शुरुआत से ही जो दुर्विरोधी हैं, उनके बीच सामंजस्य कैसे हम स्थापित करते। ये सारी चीज़ें थी। क्या मतलब फिर कांग्रेस का क्या रोल रहता, अन्य पार्टियों का क्या रोल रहता, ये सारी चीज़ें बहुत सारा इतिहास पे मंथन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें। अभी मैं कुछ समय पहले एक टीचर को सुन रहा था, अवध ओझा, शायद आपने उनका नाम सुना होगा। तो उनसे किसी ने क्वेश्चन किया था कि अगर आप कोई एक कार्य करना चाहें इस देश में तो आप कौन सा करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक करना चाहूँगा। मैं बिल्कुल, तो ये क्या पॉसिबल है क्या? मैं बिल्कुल ऐसा मतलब नहीं सोचता। मेरा मानना है कि आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आपके पास कंट्रोल करने के लिए कोई विकल्प है? आप दिल्ली से बैठकर लाहौर को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं क्या? अगर आप इतना क्षमता रखते हैं तब तो आप सोचिए, क्या आप दिल्ली से बैठकर ढाका को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो वो हमेशा जो है रेबिलियंस का अड्डा बने रहेंगे।
आप पूरे जो है उसमें सल्तनत में पूरे मुगल काल में देखिए, इवन ब्रिटिशर्स के काल में देखिए, सबसे ज़्यादा रिवोल्ट्स कहाँ हुए? बंगाल और नॉर्थ वेस्ट पे। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं? जब तक अगर आप बड़े बड़े साम्राज्यों की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य देखिए, अफगानिस्तान तक था, फाइनली डिसेंट्रलाइज क्यों हुआ? कि जैसे ही केंद्रीय सत्ता वीक हुई वैसे ही वो साम्राज्य डिसेंट्रलाइज होना शुरू हो गया। आज सबसे जो है बड़े बड़े क्षेत्र जो बाहर के क्षेत्र हैं वो आपस में स्वतंत्र होना शुरू हो गए। तो ये एक प्रोसेस है इतिहास का। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन कंटिन्यू चल रहा है। कभी सेंट्रलाइजेशन होगा, जैसे सत्ता बहुत स्ट्रांग आएगी, शासक बहुत मजबूत रहेगा, सेना बहुत मजबूत रहेगी, वो सेंट्रलाइज रखेगी साम्राज्य को, नहीं निकलने देगी। लेकिन जैसे ही शासक वर्ग कमजोर तो सेना कमजोर और डिसेंट्रलाइजेशन शुरू। तो इतिहास का ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मैं इस पर बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ कि आप इस तरीके की मूर्खतापूर्ण काम मतलब नहीं करेंगे। ये मूर्खता भरी बात है। आप छोटे मोटे हिस्से को ले सकते हैं, उस पर कंट्रोल बना सकते हैं जो आसपास के छोटे हैं। कोई भी देश नहीं चाहता कि वो किसी बड़े देश को ऑक्यूपाई कर ले, छोटे बड़े हिस्से को। कारण है कि वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आप रूस यूक्रेन का जो वॉर देख रहे हैं, रूस चाहता तो उसको 2 दिन में उसको समाप्त कर देता, लेकिन वो नहीं चाहता। उसका कारण है, वो इसलिए नहीं चाहता है कि वो यूक्रेन को अपने में मिलाना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वो सिर्फ क्या करेगा, वो इतना उसको बनाए रखेगा कि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी का कायम रहे। इससे जो है यूरोप डिस्टर्ब होगा, अमेरिका डिस्टर्ब होगा, रूस को फायदा होगा, रूस और चीन को फायदा होगा। ये पॉलिसी होती है देशों की। रूस और यूक्रेन वाली अभी आपने जिक्र करी है, इस पूरी घटना को आपका देखने का परसेप्शन क्या है? मेरा मानना है कि ठीक है, रूस का अपना जो पुराना इतिहास रहा है यूएसएसआर का, रूस को लगता है कि यूक्रेन उसका हिस्सा था। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि पुतिन कभी ये नहीं सोचेंगे कि उसको रूस में मिलाया जाए, क्योंकि रूस में मिलाने का उनका कोई दिलचस्पी शायद मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि किस तरीके से यूरोप को डिस्टर्ब किया जाए। यूरोप को डिस्टर्ब करने के लिए यूक्रेन को डिस्टर्ब करना है। यूक्रेन डिस्टर्ब रहेगा, फूड एंड सप्लाई पूरी ध्वस्त हो जाएगी, यूरोप भूखों मर जाएगा। यूरोप भूखों मर जाएगा तो अमेरिका जो दबाव बनाना चाहता है रूस पे, फिर यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका की बात मानना खत्म कर देंगे, क्योंकि उनको अपनी जनता का पेट पालने के लिए गैस और अनाज चाहिए जो रूस से सस्ता मिलेगा अमेरिका के बजाय। तो जब अमेरिका की बातें यूरोपियन कंट्रीज मानना छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक अमेरिका का प्रभुत्व कम हो जाएगा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। जब अमेरिका का प्रभुत्व कम हो जाएगा तो एक तरीके से चीज़ें ये बनने लगेंगी कि रूस ने जो किया है उसको वो कोई एक तरीके से कोई गलत काम नहीं है, वैलिड है। हमें अपना ट्रेड करना है, हम अपना ट्रेड करेंगे, हमें अपनी जनता का पेट पालना है। आप सैंक्शन लगा रहे हैं, आप लगाते रहिए। तो रूस का यही है कि ठीक है, रूस चाहता है कि कितने दिन तक हम उसको अनस्टेबल रखेंगे, बहुत दिन तक। तो इससे क्या होगा, यूरोप का हालत खराब, अमेरिका का हालत खराब, और फाइनली इंडिया, रूस और चाइना आपस में मिलकर ट्रेड को बढ़ावा देंगे। ये सारी चीज़ें। तो ये व्यापार देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पर्सनल और कंट्री के इंटरेस्ट ही मायने रखते हैं। तीसरा व्यक्ति, तीसरा कंट्री का इंटरेस्ट क्या है, उससे आपको फायदे हैं या नहीं है। अब अगर मान लिया कि जर्मनी और इटली और पोलैंड को फूड चाहिए, अनाज गेहूं चाहिए, तो रूस से आयात करेंगे तो उनको सस्ता रहेगा बजाय अमेरिका से। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है कि आज़ादी के टाइम पे अगर पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू को ना बना के सुभाष चंद्र बोस या फिर वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाता तो ज़्यादा बेटर होता। तो आपकी क्या धारणा है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू बहुत उछाला गया है। ये इशू इनिशियल फेज से ही बहुत उछलता रहा है कि जो है नेहरू की जगह पटेल को पीएम बनाते या पटेल की जगह जो है सुभाष चंद्र बोस को पीएम बनाते। आई थिंक मुझे लग रहा है कि उस समय का परिस्थिति देखना पड़ेगा, क्योंकि नेहरू एक बहुत बड़े स्कॉलर पर्सन है। पटेल, अगर हम एक कंपैरिजन करते हैं पहले पटेल और नेहरू के बीच में, क्योंकि नेहरू एक तरीके से एक स्कॉलर व्यक्ति है। आपने उनकी राइटिंग्स पढ़ी हैं, गंगा पे उनका क्या विचार है, किस तरीके का उनका इंग्लिश है, क्या क्या उनका वर्ड में उनका जो डोमिनेंस है। पटेल भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो फिट बैठ रहे थे, पटेल भारतीय परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे थे, लेकिन उस समय भारत को जो है अपनी फॉरेन पॉलिसी भी स्ट्रॉन्ग करनी थी। भारत को, जो अभी भारत नया नया आज़ाद हुआ है, उसको अपने रिश्ते जो है अन्य देशों से जो है अच्छे बनाने हैं। किस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि नेहरू को जो है लैंग्वेज, भाषाई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं था।
क्योंकि नेहरू अच्छे जो है शुरुआत से जो है उनका इंग्लिश वगैरह बहुत अच्छा था, और भी 1-2 भाषाएं वो जानते थे, साथ में हिंदी भी जानते थे और चीज़ें। और नेहरू का नॉलेज का स्तर जो था वो बहुत अच्छा था, और उनकी उस समय वर्ल्ड में जो उनका नेहरू का कद था वो एक अच्छा कद था। पटेल को हम इंडियन पर्सपेक्टिव में अच्छा देख रहे हैं, अच्छे हैं। दूसरा, नेहरू का उम्र कम था, मतलब अगर हम कंपैरेटिव वो बात करें तो पटेल नेहरू से उम्र दराज थे, और भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी जो कंटिन्यू करे कम से कम 10-15 साल तक, कि जो एक फाउंडेशन पड़ पाए इंडिया का, न्यू इंडिया का, वो हो सके। और पटेल को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कंटिन्यू करेंगे ज़्यादा। 1950 में उनका डेथ हो जाता है, तो एकदम से जो है अभी अभी भारत आज़ाद हुआ, तो ये सारी चीज़ें। दूसरा ये है कि अगर आप बोस से तुलना करें तो बोस से तुलना करने पर हम ये पाते हैं कि बोस ने कभी भी ऐसा कोई जाहिर नहीं किया कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, या नेहरू ने कभी ऐसा नहीं जाहिर किया। परिस्थितियां नेहरू को लेकर चली गई कि ठीक है वो प्रधानमंत्री तक पहुंच गए, ये मतलब परिस्थितियों का खेल है। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि भारत में उस समय पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय एक और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, बोस भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर पे बात करते हैं लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष की बात नहीं करते, जबकि उस समय सबसे महत्वपूर्ण पद जो था वो कांग्रेस के अध्यक्ष का था। अगर बोस होते तो बोस के लिए वो पद सबसे अच्छा था, क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष ही सब कुछ डिसाइड करता था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। तो आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि अगर जो है बोस होते तो बोस जो है उनको जो है कांग्रेस के अध्यक्ष का पद का जो है वो हमेशा जो है अध्यक्ष कांग्रेस के रहते, और वो एक रोल प्ले करते कांग्रेस में कि कौन जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा। जैसे आज की पार्टी में हम देखते हैं किसका पद, मुख्यमंत्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उस पार्टी का अध्यक्ष बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो डिसाइड करता है कि हु विल बी चीफ मिनिस्टर और नॉट। दैट्स द मेन थिंग। इससे दूसरा विकल्प ये हो सकता था कि नेहरू प्राइम मिनिस्टर है, पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, बोस भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, विद जो है क्या है कांग्रेस के प्रेसिडेंट। तो ये संभावना है। ये तुलना करना कि ठीक है कि पटेल की जगह, नेहरू की जगह कांग्रेस बोस को प्रधानमंत्री बनाते, पटेल को प्रधानमंत्री बनाते, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने का तरीका है। नेहरू एक बहुत खूबसूरत प्रधानमंत्री रहे शुरुआत से ही। उनका फॉरेन पॉलिसी, जिस गुट निरपेक्षता की आज हम बात करते हैं, आज हम रूस से भी सामान खरीद रहे हैं, अमेरिका से भी सामान खरीद रहे हैं, निरंतर ट्रेड कर रहे हैं, वो किसकी देन है? नेहरू की देन है। नेहरू का जो सोचने का नजरिया था, नेहरू के स्टेट्समैन थे। नेहरू देश को तत्कालीन परिस्थितियों में नहीं देख रहे थे, वो सपना देख रहे थे कि ये देश जो है 20 साल के बाद कैसा दिखेगा। आज के पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा समस्या यही है कि वो अपने क्षणिक फायदे के लिए वो कुछ भी करने के एक निम्नतम स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। वो देश को 50 या 20 सालों के बाद नहीं देखना पसंद देख रहे हैं कि उनका क्या विजन है। लेकिन नेहरू एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उनका जो फॉरेन पॉलिसी, चाइना पॉलिसी को छोड़कर उनकी चाइना पॉलिसी भी किस लिए फेल हुई, वो उसके अलग कारण है। चाइना पॉलिसी को फेल कर बाकी उनकी सारी पॉलिसीज़ ठीक रही। और जिस तरीके से उन्होंने जो है एक तरीके से नए भारत की आधारशिला रखी, क्या आज हम उसी के आधार पर आज हम खड़े हुए हैं, टिके हुए हैं। बड़े बड़े डैम्स बनाए, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स भारत में लेकर आए, बड़े बड़े जो है इंडस्ट्रीज जो इस्टेब्लिश की यहाँ पे। और किस तरीके से उनका जो है कद था, एक तरीके से जिस समय पूरा विश्व 2 धड़ों में बटा हुआ हो, आप उस समय एक ऐसी परिकल्पना कर देना कि हम थर्ड जो है वर्ल्ड हैं, तीसरी दुनिया है। हम तीसरी दुनिया में सारे जो है गरीब कुचले देशों को लेकर खड़े हो गए, आप उनके नेता बन गए। आज इंडिया क्या कर रहा है? आज उसी पॉलिसी पे तो है। आज इंडिया ना तो रूस की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है। इंडिया एक इंडिविजुअल सत्ता है जो डिसाइड करता है कि हम भी विश्व में एक पावर हैं, हमारी एक तीसरी अभिव्यक्ति है, हम खुद डिसाइड करेंगे कि जो है क्या होना है। तो ये चीज़ है। अगर उस समय पटेल या जो है बोस को हम अगर रख के देखते हैं इस कंटिन्यू, तो हो सकता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट हमको नहीं दिखाई देते। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, क्या पता इससे बेटर हो जाता। पॉसिबिलिटी तो बेटर, देखिए हम सिर्फ इतिहास में अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो घट चुका है हम उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं। ओके, हम ये कह रहे हैं कि पटेल अगर कांग्रेस प्रेसिडेंट होते तो क्या वो किसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए दावा करते? नेहरू को। अगर बोस और नेहरू के संबंध पता कैसे थे? बहुत अच्छे थे। बोस और नेहरू के संबंधों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पूरे इतिहास में आप देखिए, एक जगह हमको बता दीजिए कि बोस ने नेहरू का अपोज किया है, नेहरू ने बोस का अपोज किया है, कहीं नहीं। उनके बीच बहुत अच्छा तारतम्य है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि बोस और नेहरू अपोजिट थे। और कांग्रेस के अध्यक्ष जैसा पद, मतलब उस समय कांग्रेस कहते थे कांग्रेस ही भारत है, भारत ही कांग्रेस है। हाँ, सही कह रहे हैं। और उसका अध्यक्ष वो डिसाइड कर रहा है कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन नहीं बनेगा।
बाद में नेहरू का जो है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। भाई नेहरू क्या चाहते थे, एज अ प्रधानमंत्री भी वो रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हो रहे हैं। लेकिन जब अगर बोस होते बाई चांस तो ये थोड़ी होता है, तो बोस कांग्रेस की मतलब पूरी सर्वसत्ता अपने हाथ में रखते और डिसाइड करते कि किस स्टेट का चीफ मिनिस्टर कौन है। और शायद मुझे लग रहा बोस के लिए वो सबसे अच्छा काम था, वो पूरी तरीके से कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित कर सकते थे, कौन सी नीति बनेगी कौन सी नहीं बनेगी। तो आई थिंक मुझे लग रहा बोस के लिए अगर मैं रखना चाहूँ तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये चीज़ है। अच्छा, अभी बात गांधी जी पे हो रही थी, तो जरा ये बताइएगा कि वर्तमान समय में जो गांधी जी की शिक्षाएं हैं वो कैसे इम्प्लीकेबल है? बिल्कुल, गांधी जी ने बहुत सारी, जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले सत्य। देखो गांधी जी की जो दर्शन है वो कोई बहुत नया दर्शन नहीं है, उसको आप मौलिक दर्शन नहीं कह सकते, क्योंकि जितनी भी गांधी जी ने बातें की वो हमारे प्राचीन भारत में बौद्ध या सनातन जो है सिविलाइजेशन का जो आधार रहा है वहाँ पे दिखाई देती हैं। चाहे हम सत्य की बात करें, चाहे अहिंसा की बात करें, चाहे अस्तेय की बात करें, चाहे ब्रह्मचर्य की बात करें। ब्रह्मचर्य आपको जैन में दिख जाएगा, सत्य अहिंसा सब दिख जाएगा बौद्ध जैन में, ठीक है। तो बहुत मौलिक दर्शन मतलब गांधी का हम उसको नहीं कर सकते हैं। सिर्फ मौलिकता में उनके कुछ चीज़ें रही हैं, ट्रस्टीशिप वगैरह का सिद्धांत है उनका, ये मौलिक है उनका। किस तरीके से वो इंडस्ट्रियलिस्ट को कहते हैं कि तुम सिर्फ एक जो है तुम एक सिर्फ जो है तुम एक तरीके से इनके जो है ट्रस्ट के ओनर हो, बाकी सारी संपत्ति जो है देश की है, इस तरीके का या लोगों की है, इस तरीके का उनका जो है नया कंसेप्ट है। लेकिन अगर उनकी शिक्षाओं की बात करें तो वो एंशिएंट में भी प्रासंगिक हैं। जब वो बौद्ध जैन में हैं, गांधी के समय गांधी ने उनको नई तरीके से उनकी व्याख्या की और बताया कि कैसे जो है देश को फिर से जो है इन चीज़ों को अडॉप्ट करना है। तो मतलब जब गांधी बता रहे हैं तो इसका कारण है कहीं ना कहीं लोग इन चीज़ों से दूर चले गए, तभी तो गांधी उनको लेकर आए कि सत्य बोलो, अहिंसा करो, अहिंसा पे आओ, हम बिल्कुल अहिंसा का पालन करेंगे। अगर गांधी का अहिंसा ना होता तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ब्रिटिश सरकार कितने निहत्थे लोगों को मार देती। भाई ब्रिटिश तो क्रूर थे, उनको क्या है, आप उनकी सत्ता के अगेंस्ट रेबल करेंगे वो तोप से दर के उड़ा देंगे आपको। लेकिन जब आप अहिंसक प्रतिरोध कर रहे हैं, हम अहिंसा से आपको जो है अहिंसक प्रतिरोध के द्वारा आपसे जो है वो काम करेंगे, तो फिर उसका बैड इम्पैक्ट आ रहा है। इसको मारे तो किस बेस पे मारे भाई? अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आ रहा है जो अहिंसा के द्वारा जो है आपका प्रतिरोध कर रहा है, हम आपका काम नहीं करेंगे, हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, हम आपका काम नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, हम सही समय पर आएंगे नहीं, ये अहिंसक प्रतिरोध है। फिर आदमी जब ऐसे रेगुलर करने लगेगा, धीरे धीरे आदमी परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो गांधी का मेथड बहुत अच्छा था और उस मेथड के द्वारा जो है भारत देश को जो जन सामान्य की हानि अगर हम देखें वो सबसे कम हुई। अगर हम इतिहास में किसी चीज़ का तुलना, किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं तो मानव समुदाय और मानव समुदाय जो है किस मानव समुदाय पर जो हानि है मानव समुदाय की, कि कितना मानव समुदाय कहाँ पे नष्ट हो रहा है। युद्धों में क्या है, मानव समुदाय बहुत नष्ट होता था भाई, बहुत सारे लोग मारे जाते थे, उनकी रिलायबिलिटी कौन लेता? कोई नहीं लेता। लेकिन गांधी ने ये चीज़ देखा कि ठीक है भारत के पास संसाधन कम है, भारत ऐसे तो लड़ नहीं सकता, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो उस समय भाई वर्ल्ड की सबसे चैंपियन जो है उनके पास फोर्सेस थी, चैंपियन नेवी थी, चैंपियन औजार हथियार थे, सबसे तगड़े हथियार थे उस समय ब्रिटिश का। तो गांधी को लड़ने के लिए ऐसे हथियार चाहिए थे जो ब्रिटिशर्स को एथिकल वैल्यू पर लेकर आ जाए। इसीलिए गांधी ने सब एथिक्स की वैल्यू जो है बात की। ब्रह्मचर्य के पे वो बात करते हैं, ब्रह्मचर्य को बताते हैं कि किस तरीके से आपको ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य को देश सेवा से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपके विल पावर बहुत स्ट्रांग करता है, आपके मानसिक जो मजबूती है वो बहुत स्ट्रांग करता है। आप अगर किसी चीज़ को सोचेंगे तो आप करेंगे, क्योंकि आप माइंड से बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि अगर गांधी की हम सफलता को देखें तो गांधी की सफलता में सिर्फ एक ही चीज छिपी है, विल पावर। गांधी जिस चीज को सोच लेते थे उस चीज को करते थे, उस पे अडिग भी रहते थे। हाँ, मैंने विल पावर, दैट्स द इम्पोर्टेंट। गांधी बहुत सामान्य दर्जे के व्यक्ति हैं, वो कभी टॉपर नहीं रहे। वो कहते थे, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि उनको जो है पास होने में बहुत औसत दर्जे के स्टूडेंट रहे, पास होने में बड़ा लोहा लग जाता था। गांधी की वकालत सफल नहीं रही, साउथ अफ्रीका गए वो भी केस हार गए, यहाँ जो वकालत रहे यहाँ भी केस हार गए। इवन उन्होंने अपनी जीविका चलाने के लिए गुजरात के एक 10वीं स्टैंडर्ड के स्कूल में जो है पढ़ाने के लिए जो है अर्जी दी, वहाँ से उनको रिजेक्ट कर दिया गया। तो आप गांधी को सिर्फ गांधी की तरह देख रहे हैं, उनकी जो है पीछे की जर्नी है, किस तरीके से कितना असफल रहे वो।
वो भी तो हमें देखना पड़ेगा ना। लेकिन फाइनली उनकी विल पावर जो रही है, उनका जो विल पावर बहुत स्ट्रांग था, और वो ब्रह्मचर्य से आएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को पकड़ के रखो। जितने भी आश्रम में आते थे, उनका जो साबरमती आश्रम है, कोचरब आश्रम है, उसमें सबसे पहले जो आश्रम की नियमावलियाँ बनी, उनमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य को स्थान दिया गया। किस तरीके से, और ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ मतलब ये नहीं है कि किसी स्त्री से कांटेक्ट ना करना, कांटेक्ट करना, स्त्री के संपर्क में रहना, लेकिन फिर भी अपने विचारों को शुद्ध रखना और वो ब्रह्मचर्य को जो है पूरी तरीके से बताते हैं कैसे फॉलो करना है, कैसे सही होगा, क्या चीज़ें हैं, ये सब पे बहुत डीप बात की उन्होंने। और गांधी एक पहले ऐसे राइटर हैं जो बहुत ऑब्जेक्टिव हैं, बहुत वस्तुनिष्ठ है। वो ये भी लिख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इवन उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे तो अब गांधी एक ऐसे उस समय के समकालिक चिंतन है जो सेक्स पे बहुत अच्छे से बात करते हैं, संभोग पे बात कर रहे हैं, महिलाओं की फर्टिलिटी पे बात कर रहे हैं, महिलाओं को जो है बच्चे पैदा करने की जो चीज़ें हैं, कितना बच्चा पैदा करना चाहिए, क्या है, और जो है किस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये उस समय के हिसाब से आज हम बात करते हुए आज हिचक करते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उस समय जो है बातें कर रहा है, खुलकर बातें कर रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, तो कितना मतलब उनके बीच चीज़ें साहस रहा होगा, ये सारी चीज़ें। और गांधी के बारे में बहुत जो है मनगढ़ंत कहानियाँ भी चलती हैं, मतलब पब्लिक मासेस में, कि ये करते थे, वो करते थे, इनसे उनका संबंध था, ये था। हम उन संबंधों को सिर्फ सुनकर कह रहे हैं, उनके पीछे के क्लियर संबंधों की जब हम बात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, तो हम कुछ और पाते हैं। ऐसे एक जो है सोशल मीडिया पे या आजकल की जो चीज़ें चल रही हैं उन पे हम देखते हैं कि गांधी का किसी के साथ फोटो लगा दिया दो, लेकिन हम उनकी मेंटेलिटी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके ब्रह्मचर्य के पावर को नहीं समझ पा रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से। अगर गांधी इतने ही कमज़ोर होते तो ब्रिटिश सत्ता उनके अगेंस्ट क्यों झुकती? सही कह रहे हैं। अगर इतना बड़ा साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य, वो उनके अगेंस्ट झुक रहा है तो कुछ तो कारण है। और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये एलिगेशंस कम लगाए हैं, सारे एलिगेशंस जो है इंडियन कॉन्टिनेंट से उठे हैं, ये सारी चीज़ें, वो भी एक विशेष जो है तरीके की विचारधारा से, ये सारी चीज़ें बस। जैसे कि बात अभी चल रही थी, आपने बताया था कि ब्रह्मचर्य के बारे में गांधी जी की, तो इस पे एक बहुत ही ज़्यादा मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक हुआ है कि इन्होंने जब अपना ब्रह्मचर्य की जब शुरुआत की थी, तो ऐसा कहा जाता था कि जो मनु बहन थी उनके साथ इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उनको मनु ने अपनी डायरी में भी बाद में मतलब नोट किया है। तो जरा बताइएगा ये जो एक्सपेरिमेंट रहे इसके बारे में कुछ बताइएगा। इस पे जैसे क्या मैंने बताया ना कि गांधी का ब्रह्मचर्य का जो है तरीका बहुत अलग है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, स्त्री के साथ भी रहना है, ठीक है, लेकिन साथ रह के आपको ब्रह्मचर्य धारण करना है, दोनों अलग बातें हो जाती हैं। तो ये टेस्टिंग का फार्मूला है। अब जो जिस तरीके से साथ रहना, ये भी हो सकता है कि हम साथ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, साथ में किसी तरीके से हैं। और जिस समय गांधी ने ब्रह्मचर्य, ये जो इंसिडेंट है, उस समय गांधी की उम्र लगभग 50 के अबव है। अच्छा। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 50 के आदमी में किस तरीके के थिंकिंग प्रोसेस होती है। आप अनुमान, गांधी कोई 30 साल के युवा नहीं है कि उस समय की उनका थिंक प्रोसेस बहुत अलग है। उस समय आप किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी मतलब फीमेल पर्सन के साथ रहेंगे तो आपका थिंक प्रोसेस आई थिंक 50 के बाद बहुत कमज़ोर हो जाएगा इन सब चीज़ों के लिए। आप दूसरी चीज़ों में अपना दिमाग इन्वॉल्व करेंगे। गांधी ने जब ब्रह्मचर्य शायद मुझे लग रहा है 1905 में फॉलो किया, 1906 में फॉलो किया, 1906 में फॉलो किया। तब तक वो 4 बच्चों के पिता बन चुके थे, हरिदास, रामदास, जो है मणिलाल, देवदास, ठीक है, 4 बच्चे उनके थे। 1900 में सबसे उनका छोटा बेटा देवदास का जन्म होता है। उसके बाद 1906 में वो कहते हैं कि अब मैं जो है ब्रह्मचर्य फॉलो करूंगा। उस समय गांधी की उम्र 35 साल है, 35-36 साल, तब तो वो बहुत युवा थे। तो तब से वो फॉलो कर रहे हैं। फिर जो ये इंसिडेंट आप बता रही हैं, बहुत बाद का इंसिडेंट है, 1930 का इंसिडेंट है, आई थिंक 30-27 का। तो इस पे जब आप बात करते हैं तो आप सोचिए कि उनकी उम्र अबव 50 है। तो आप थोड़ा सा उम्र के हिसाब से भी देख सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हैं, क्या हैं। और इनमें मतलब यही है, इन सब चीज़ों को मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को बहुत उछाला जाता है। देखिए, कोई व्यक्ति भी कभी पूर्णता को नहीं प्राप्त कर सकता। हम ये कहें कि गांधी बहुत अच्छे थे या गांधी में बहुत अच्छे थे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। कोई भी व्यक्ति पूर्ण स्थिति को नहीं प्राप्त कर सकता। पूर्ण स्थिति सिर्फ ब्रह्म की होती है। इंसान अगर आया है तो उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, लेकिन हमें देखते हैं कि उस व्यक्ति का समाज के लिए कितना कंट्रीब्यूशन रहा है। उस आधार पर हम तय करते हैं कि उसका जो है उसका सफलता का मानक क्या है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, और इन पे अगर मतलब किसी को मतलब बात करनी है तो मतलब बहुत छिछले स्तर से बात ना करें। सिर्फ ये कि ये मैंने बताया ना कि जैसे कि बहुत सारे, जैसे अभी आपके बहुत सारे हमारे फीमेल फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ रहते हैं, बात करते हैं, घूमते हैं,
लेकिन हमारे जब संबंधों की बात होती है तो बाहर किस तरीके से बात होती है, सही है। इस स्तर से बातें होती है ना उस समय, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसको समझना पड़ेगा थोड़ा। जो ये वाला जो इनका रहा था ब्रह्मचर्य वाला, बहुत ज्यादा हाँ, कंट्रोवर्सी, ब्रह्मचर्य- और इसका अपोज भी किया था, सुना जाता है कि हाँ, बीवी पटेल ने बहुत ज्यादा अपोज किया, स्ट्रांगली अपोज किया था। पटेल ने नहीं, सी राजगोपालाचारी, पटेल ने नहीं, सी राजगोपालाचारी ने मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें कहीं। थोड़ा मैं इसे एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब इन्होंने मतलब ये स्टार्ट किया था तो ऐसा मैंने पढ़ा था कि ये नग्न अवस्था में मतलब स्त्रियों के साथ सोते थे, और जो इनकी मनु बहन इनकी नातिन थी। ये मायने करता है कि वो सोर्स क्या है, वो सोर्स मैंने फिर बताया ना कि अगर ये चीज़ है तो उसके पीछे स्रोत क्या है। गांधी ने क्या कहीं इसका जिक्र किया है, ये चूंकि गांधी ने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया, ऑटोबायोग्राफी में वो जिक्र करते हैं कि वो किस तरीके से जो है संभोग में रथ थे जब उनके पिता ने उनको आवाज़ दी। दैट्स जब इनके पिताजी की डेथ जब ऑटोबायोग्राफी में तो गांधी खुद बहुत ऑब्जेक्टिव राइटर है, मतलब अन्य लेखकों की तरह, समकालीन लेखकों की तरह नहीं है वो। अगर इस तरीके से आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करेंगे, आप कभी विकिपीडिया करिएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन को, कितनी महिलाओं के साथ उनके संबंध थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन द ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप अल्बर्ट आइंस्टाइन को विकिपीडिया करिएगा और ये देखिएगा कि उनका कितनी महिलाओं के साथ संबंध रहा है, लेकिन उस संबंध का स्तर क्या है, किस स्तर के संबंध है, और उसको किस तरीके से पब्लिक किया जाता है, दूसरे तरीके से पब्लिक किया जाता है। कभी आपने सुना क्या आइंस्टाइन का जो है इस तरीके से मतलब इनका ये रहा, आइंस्टाइन बहुत इस तरीके से रहे। ये तो मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ ना, आप विकिपीडिया करिएगा आइंस्टाइन के बारे में, तो मतलब ये चीज़ है ना। और फिर आइंस्टाइन खुद गांधी के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं कि मतलब बताते हैं कि इस तरीके का मानव जो है धरती, ऐसे हाड़ मास का मानव जो है धरती पर जो है आने वाली पीढ़ियां कभी सोच नहीं सकेंगे कि ऐसा मानव चला हुआ था। तो आइंस्टाइन पे देखिएगा संबंधों को किस स्तर पर है, और उनके बीच अगर हम बात करें सेक्सुअल रिलेशनशिप है तब तो हम कुछ कह सकते हैं कि ठीक है। और उस समय आप सोचिए कि उस समय के समाज में किस स्तर का रहा होगा। अगर हम किसी के साथ आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, लेट रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या है मतलब। अब ये बात पे नग्नता, नग्न होना और नग्न ना होना, क्योंकि गांधी तो हमेशा नग्न रहते थे। अब क्या कहेंगे, आधी धोती जो व्यक्ति पहनता है वो नग्न नहीं है। चर्चिल ने उनको बोला अधनंगा फकीर। गांधी में आप बताइए, गांधी पूरे कपड़े कब पहने हुए हैं। तो लोगों ने लिखा होगा उस समय का इस घटना को थोड़ा ज्यादा मतलब हाईलाइट किया जाता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति कह रहा नग्न है वो, तो गांधी कपड़े कब पहनते थे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा भाई। गांधी तो हमेशा, अब उनको हमेशा नग्न अवस्था में देखते हैं। कोई कितने बड़ा से बड़ा आ रहा है आदमी मिलने, गवर्नर जनरल आ रहा है, इवन वो जब जॉर्ज पंचम से मिले तब भी वो वैसे ही थे, अर्धनंगे। तो अब हो सकता है कि वो उसी पोजीशन में हो, धोती पहने हो, लेकिन लोगों ने उसको लिख दिया है पूरा। तो पोजीशन क्या डिपेंड करता है, और दूसरा ये क्या स्रोतों में क्या है। इसके बारे में ये भी मतलब कहा जाता है कि जो मनु बहन थी उन्होंने अपनी एक डायरी बनाई थी, एक डायरी लिखी थी जिसपे गांधी जी के हस्ताक्षर हर पेज पे थे, मतलब वेरीफाइड थी गांधी जी के द्वारा। तो उन्होंने अपनी डायरी पे लिखा था, जब ये बाद में पब्लिश हुई सबके लिए, तो उनकी डायरी में ये पढ़ने को मिलता है कि जब गांधी जी इनके साथ मतलब ऐसे सोते थे तो मनु बहन को ऐसा फील होता था कि वो अपनी माँ के साथ सो रही हैं। ये उन्होंने अपनी डायरी में स्पेशली लिखा है। तो ठीक है, मैंने बताया ना कि संबंध कैसा है। जैसे कि अभी आप ऐसे कर सकते हैं कि एक पिता अपनी जो है बेटी है, जो उसकी 17-18 साल की बेटी है, उसको चूमता है, उसको प्यार करता है। उसका प्यार करने का तरीका अलग है। बिल्कुल। बेटी कभी अनकंफर्टेबल नहीं फील करेगी, कभी नहीं। तो फिर वो जब मनु को अपनी पुत्री मानते थे, बेटी मानते थे, और उनका मतलब मैंने फिर बताया कि गांधी हमेशा अर्धनंगे रहे, तो उनके साथ रहना, कंटिन्यूअस बात करना, तो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन इसको पब्लिक में किस तरीके से मैसेज दिया जाता है वो इम्पोर्टेंट है ना। तो संबंधों में हमेशा बात की जाती है कि किस तरीके के संबंध हैं। तो मनु के साथ उनके संबंध जो है पिता और पुत्री के जैसे थे। उन संबंधों में इस तरीके की खोजबीन करना शायद मुझे लग रहा थोड़ा सा वो है। लेकिन अगर किसी को करना भी है तो उसमें ये चीज़ वो देख के करेगी उसका स्रोत क्या है। उस स्रोत को कट पेस्ट नहीं होना चाहिए, वो पूरा आप उसकी जांच पड़ताल में दें कि पूरा उस डायरी में क्या लिखा, या उतने चीज़ों पर जब बात की गई तो कितनी गहराई के स्तर से बात की गई है।
तो उसमें पूरा जाए, सिर्फ इस तरीके से नहीं कि गांधी जो है मनु के साथ सोते थे, ऐसा था अर्धनग्न नग्न अवस्था में सोते थे, तो इन सब तथ्यों का इतिहास में उतना जगह नहीं है। अगर उनके बीच ऐसा कोई संबंध होता तो इतिहासकारों ने इस पर बहुत खुल के बात की होती। मैंने रामचंद्र गुहा की बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, शायद मुझे लग रहा इस विषय पर बहुत ज़्यादा कोई बातचीत नहीं हुई है। और भी चीज़ें हैं, जैसा कि आप बता रहे मनु की डायरी है जो उसमें चीज़ें हैं, तो उसमें जो पूरा संबंध लिखा गया है, पूर्ण संबंधों की बात, मतलब पूरी जो है हिस्ट्री की हमको बात करनी चाहिए, क्या उन्होंने लिखा है फाइनली। तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी मैंने फिर बताया कि ना कि संबंध डिसाइड करते हैं, कि जैसे कि मान लिया, फिर मैंने एक उदाहरण दिया था पिता पुत्री का। पुत्री 24 साल की तब भी पुत्री है, पुत्री 5 साल की तब भी पुत्री है, और पिता के लिए वो पुत्री है, वो उसको कहीं भी मतलब वो कर सकता है, चूम सकता है, क्योंकि वो उसका अपना अंश है ना। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपकी नीयत कैसी है। हाँ, ये मैंने बताया ना, पिता की नीयत हमेशा ही अच्छी है, लगभग पिता होता है। अब आज का ग्लोबल वर्ल्ड है तो अभी कुछ भी चल जाता है, आज तो कुछ भी नहीं कह सकते। आज तो थोड़ा समस्यापूर्ण है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जो पिता ही पता नहीं कैसे हैवान बन जाते हैं। लेकिन उस समय तो सोसाइटी बहुत इथिकल थी, बहुत मोरल थी, तो उस समय बात करना थोड़ा सा वो है। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। वर्तमान समय में हिस्ट्री से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए जो अपने जीवन में उन्हें हम लोग अप्लाई कर पाएँ? सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इतिहास हमें ये सिखाता है कि हम जो है जो हमारा जो मानव बनने का प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया क्या रही है, हम कैसे जो है इस स्थिति तक पहुँचे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर एंशियंट टाइम में हम चले जाएं, इवन हम जो है प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री में चले जाएं, तो उसमें हम देखते हैं कि मानव का क्या जीवन था, फिर कैसे कैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, मानव ने जो है सिविलाइजेशन के साथ तकनीकियों का जो है एक तरीके से इन्वेंशन किया, खोज की, और कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाया। आज हम देख रहे हैं कि आज जो मानव की स्थिति है उसका क्या जो है पोजीशन है, और इतिहास में जो है इतिहास के द्वारा उसको और उन्नत कैसे बनाया जाए, और उसका जो है सामाजिक लाभ कैसे हो पाए। ये चीज़ें इतिहास के द्वारा मानव को सीखनी चाहिए। जो है मनुष्य के मानव बनने की जो प्रक्रिया है वो इतिहास सिखाता है। ये चीज़ है। जैसे कि एक कुरीति रही है, शुरुआत से ही रही है, दहेज प्रथा, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये किस तरह से मतलब हमारे देश के लिए एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर रही है? दहेज प्रथा मतलब ये कोई बहुत वर्तमान प्रथा नहीं है। हम एंशियंट टाइम में देखते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए 8 प्रकार के विवाहों की बात की गई, जिसमें दैव विवाह है, आर्ष विवाह है, असुर विवाह है, दाम्पत्य गंधर्व विवाह है, जिसको आज हम लोग लव मैरिज कहते हैं, वो गंधर्व है। तो बहुत सारे 8 प्रकार के विवाह हैं। तो उसमें ही से एक का मेथड ये होता था कि मतलब जो है कि जो पुत्र पक्ष होता था वो वधू के पिता को कुछ जो है पैसे देता था, और उसमें जो है कन्यादान होता था। इस तरीके का विवाह है। तो ये परंपरा पुरानी रही, लेकिन उस समय इस परंपरा को अप्लाई करने का तरीका अलग होता था। क्या होता था उस समय? ये होता था कि जो नवजीवन जो नव दाम्पत्य है उसका जीवन कैसे सुचारू रूप से चले, उसको बनाए रखने के लिए जो उनको आर्थिक मदद दी जाती थी, क्योंकि उस समय लोग इंडिपेंडेंट होते थे। पिता पुत्र पर जो है एक तरीके से तब तक निर्भर रहता था जब तक उसका कह सकते हैं कि जब तक वो विद्यारंभ नहीं करता। जैसे उसका जो है पाणी ग्रहण होता था, विवाह संपन्न होता था, तो उससे ये आशा की जाती थी कि वो जो है अब खुद से जो है अर्न करे और अपनी पत्नी का खुद से ख्याल रखे। तो नव दंपत्ति को जो है आर्थिक सहायता इसलिए दी जाती ताकि वो सामाजिक रूप से स्थापित हो सकें। तो उनको उतनी ही स्तर से आर्थिक सहायता दी जाती थी जितना वो समाज में स्थापित कर सके। लेकिन इस कुरीति का हम देख रहे हैं धीरे धीरे जो है विस्तार होता चला गया। इसका मॉडर्न फेज हम देख रहे हैं आज कि किस तरीके से जो है क्या है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो है नौकरी कल्चर जब से आया है, अभी जो है नौकरी कल्चर, इससे पहले अगर आप सोचिए कि 25 साल पहले जब नौकरी कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं था, तब की शादियों की कल्पना करें, शायद सामान्य ही शादियां होती थी। बिल्कुल। और जैसे जैसे नौकरी कल्चर बढ़ रहा है, जैसे जैसे नौकरी कल्चर और ज़्यादा आगे आता जा रहा है, तो उसमें दहेज की डिमांड बढ़ती जा रही है। कारण ये है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं लोगों पे, और वो सोचते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जाए ना जाए। तो ये एक तरीके के इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस नहीं होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि नौकरी कल्चर में भी लोगों को देखना चाहिए कि अगर आपका बेटा सेटल्ड है या आपका बेटी सेटल्ड है तो मतलब जो है उसमें चीज़ों में रियायतें आनी चाहिए और नॉर्मल तरीके से करना चाहिए। दूसरा ये है कि थोड़ा सा सिनेमा वगैरह का भी प्रभाव है इन सब चीज़ों पे। सिनेमा का प्रभाव है, तो सिनेमा के प्रभाव के कारण भी चीज़ें, तो बहुत सारा इम्पैक्ट है जिस पे हम जो है दहेज प्रथा। लेकिन दहेज प्रथा को लेकर यही मैं कहूँगा कि आजकल का एक प्रॉब्लम है
कि जैसे जॉब ओरिएंटेड लड़का उसको जॉब ओरिएंटेड लड़की चाहिए, तो इस तरीके से क्या हो गया कि जॉब ओरिएंटेड वाले जॉब ओरिएंटेड के साथ क्रिएट हो रहे हैं, तो बेरोजगारों के लिए कोई विकल्प नहीं बच रहा। तो ये समस्या का एक चेन बनता चला जा रहा है। पहले ये सब चीज़ें नहीं थी समाज में, तो ऐसा ही होने के कारण है। जैसे कि कोई बेरोजगार लड़की है तो उससे कोई जॉब ओरिएंटेड लड़का शादी करना बहुत जल्दी एग्री नहीं कर रहा है, और जब एग्री कर रहा है तो वो दहेज ले रहा है। दहेज ले रहा है। तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम। तो इसको लेकर हमें समझना चाहिए कि सामाजिक व्यवस्था में किस तरीके से जो है, जैसे मैंने बताया ना कि पहले जो है नव दंपत्ति को जीवन निर्वाह के लिए किस तरीके से समाज में स्थापित होना है। तो अगर कोई एक व्यक्ति स्थापित है और दूसरा व्यक्ति बेरोजगार है तो दोनों पक्षों से होना चाहिए। अगर कोई लड़की जॉब ओरिएंटेड है तो वो बेरोजगार लड़के से शादी नहीं करना पसंद करेगी। सही कह रहे हैं। तो ये दोनों स्थितियों में, मैं लड़का और लड़की में भेद नहीं कर रहा यहाँ पे, दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से मतलब चीज़ें समाज में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और शायद ये ग्लोबलाइजेशन का दौर है इसलिए ज़्यादा हो रहा है। आप जरा ये बताइएगा कि दहेज प्रथा को खत्म करने के क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे खत्म हो सकती है दहेज प्रथा? दहेज प्रथा को ख़त्म करने के एक दो ही तीन उपाय हैं। सबसे पहले कि यह है कि जो दाम्पत्य जो जोड़ा है वो अपने विवाह संबंधी निर्णय खुद लेना शुरू कर दे। पहला कि मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट में लव मैरिज, जहाँ पे जो है बहुत सारा दहेज कम हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि एडुकेशन, शिक्षा, मतलब जैसे जो आज की जनरेशन है, आज जो लोग दहेज ले रहे हैं, लेकिन वो कल को इतना शिक्षित हो जाए कि उनको लगने लगे कि ठीक है अब जो है बंद हो, हमारे पिताजी ने लिया हमारी शादी में तो हम नहीं लेंगे, हमारा या हम एडुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। तीसरा जो है फीमेल एडुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको दहेज कम करवाना है या दहेज समाप्त करना है तो आप महिलाओं को शिक्षित करिए, और इतना शिक्षित करिए, इतना सशक्त करिए कि फिर आपको जो है दहेज देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कम से कम वो जाकर एक जो स्टैंडर्ड होता है ना, हमारे यहाँ एक समाज में हमेशा हाइपोथेसिस, वैसे ऐसा है नहीं है, अब तो इक्वल एजुकेशन चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सिर्फ हम पूरे समाज की कुछ चंद लड़कियों को लेकर जनरलाइजेशन नहीं कर सकते। समाज का 100% हिस्सा 100% लड़कियां हैं, उसमें 2% लड़कियों को लेकर हम उसको जनरलाइजेशन में ले सकते। हमेशा हम ये कोशिश करते हैं समाज में कि हम 100% को नकार कर 2% का जनरलाइजेशन लेकर चीज़ों को सेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। तो हमको 100% लड़कियों में से कम अगर हमको कोशिश करनी चाहिए कि उनकी एडुकेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो इससे दहेज में जो है धीरे धीरे जो है कमी आएगी। और एक चीज़ आएगा, कम से कम व्यक्ति ये सोचेगा कि लड़की बहुत पढ़ी लिखी है, वो हमारी फैमिली को मेंटेन कर पाएगी, आने वाली जनरेशन है कम से कम उसको पढ़ा पाएगी, उसको ठीक कर पाएगी। और फॉरेन कंट्रीज हैं वहाँ पर शायद यही सारा कल्चर है एडुकेशन को लेकर, तो इसीलिए दहेज वगैरह वहाँ नहीं है। लेकिन सबसे 2 प्रमुख कारण हैं, एजुकेशन और जो है जो दाम्पत्य जोड़ा है उसका जो है खुद का विवाह के प्रति निर्णय। 2 चीज़ें हैं। तो और दूसरा तीसरा, सरकार शुरुआत से काम करे दहेज उन्मूलन को लेकर, बहुत सारे नियम कानून भी, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि शादियों में आडंबर को बंद करना चाहिए। आडंबर जो इतना है, अभी हम दक्षिण भारत में शादियों की बात करते हैं तो एक टेम्पल में शादी हो जाता है, लड़की आ गया लड़का आ गया, जो जिनका शादी होना है, और आराम से केले के पत्ते पे बैठ के सबको खाना खिला दिया, फिर चले गए। उसके बाद उनका जो क्षमता है, सामर्थ्य है, उसके हिसाब से वो अपना जो है रिसेप्शन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आडंबर बहुत है दहेज को लेकर। अब उन्होंने देखा कि फलाने व्यक्ति ने जो है इतना जो है इसमें किया तो वो भी करेगा, जबकि हर गांव में एक छोटा मोटा टेम्पल होता है, मेरा मानना है। तो आप कम से कम शादियों के बहाने उस टेम्पल का रिनोवेशन हो जाएगा, पुट्टी पर पुताई हो जाएगी, समाज गांव में एक ऐसा स्थान हो जाएगा जहां लोग जो है आपस में जाकर डिस्कस कर सकें, और इससे गरीब मध्यम वर्ग से मध्यम वर्ग व्यक्ति आसानी से इजली जो है शादियां कर सकता है, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी उसके। तो इससे दहेज का प्रोसेस बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ मेरा मानना है कि इससे जो है 5 टाइम्स दहेज में कमी आएगी। अगर 5 गुना जो है दहेज जो लेता है उससे 5 गुना, जैसे कि अगर हम गांव के मंदिर में शादी कर रहे हैं तो गांव का मंदिर बढ़िया स्वच्छ परिवेश, धार्मिक वातावरण है, वहाँ पे पूरा सब व्यवस्था करा दिया। व्यवस्था करने के बाद और दोनों जो है वधू और वर पक्ष दोनों मिलकर सहमति बना रहे हैं कि ठीक है यहाँ शादी कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारा थोड़ा सा अपना पोजीशन अच्छा है, समाज में आर्थिक रूप से सक्षम है, तो हम जो है बाद में अपना रिसेप्शन करेंगे। और ये पहल जो है समाज के उच्च वर्ग को करनी चाहिए या मध्यम वर्ग को करनी चाहिए। अगर उच्च वर्ग इस तरीके की ट्रेडिशन जो है फॉलो कर लेगा तो जो मध्यम और जो निम्न वर्ग है वो ऑटोमेटिक आने लगा कि वो फलाने व्यक्ति हैं, इतने बड़े आदमी, लेकिन उन्होंने इस तरीके से शादी किया है। जो आज हम देख रहे हैं कि खाना खाने का जो कल्चर है वो कैसे शिफ्ट हुआ है, वो उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक शिफ्ट हो गया, सिर्फ खड़े होके खाना खाना। सही कह रहे हैं। मेरा अपना अनुभव ये है कि जब मैं छोटा था तो बहुत बारातों में जाता था तो मुझे बैठ के खाना खिलाते थे, तो टेबल पे बैठ के पूरा पत्तल लगा के, उसमें खाने का कोई दुरुपयोग नहीं होता था। हमको जितना चाहिए उतना मिल रहा है, और जितना नहीं चाहिए
जो नहीं चाहिए हमको उसका कोई दुरुपयोग नहीं है हमारा। तो मेरा मानना है कि हर गांव में एक टेम्पल है और उस टेम्पल को शादियों के बहाने ही उसका रिनोवेशन, उसमें जो है थोड़ा बहुत धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी। तो गांव में एक ऐसा सिनेरियो सेट हो जाएगा, आपको गेस्ट हाउस नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो नहीं करना है, बहुत सारी अन्य तमाम खर्चों से बच जाएंगे। और टेम्पल में खाना खिलाना अपने आप में एक वो है, अच्छा है, सात्विक खाना और सात्विक शादी, तो उससे उसके अपने प्रभाव हैं। जैसे साउथ में होता है, साउथ में तो आप देखते हैं कि साउथ, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है। ये दहेज को ख़त्म करने का सबसे प्रामाणिक और सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता है। और ये पहल जो है मेरे हिसाब से सबसे उच्च वर्ग को करनी चाहिए। जैसे उच्च वर्ग के अलावा जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी सोचना चाहिए इस पर। हाँ, तभी कुछ चेंजमेंट हो सकता है। अगर उच्च वर्ग इम्प्लीमेंट कर देना तो जो निचले स्तर के लोग हैं वो तो अपने आप जैसे चीज़ें छन छन करके मिडिल क्लास लोअर क्लास में जाती हैं ना, तो वो चीज़ें हैं। जैसे कि मान लिया आप अच्छे, शिवम जी बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत पढ़ लिख के नाम कमाया उन्होंने, और जब शादी आई तो उन्होंने क्या किया, गांव के टेम्पल में शादी कर ली। तो वो कहेंगे यार फलाने का लड़का इतना पढ़ा लिखा है, सब कुछ कर रहा है वो, लेकिन उसने शादी देखो कितने सिंपल तरीके से की। फिर शिवम जी की जो हैसियत है, शिवम जी अच्छा कमाते हैं तो कोई बात नहीं, शादी टेम्पल में कर ली, लेकिन फिर वो अपनी हैसियत के हिसाब से रिसेप्शन कर रहे हैं। तो वहाँ मतलब कम से कम मैसेज गया कि जो गरीब व्यक्ति है, जो मध्यम स्तर का व्यक्ति है, वो भी उस तरीके से शादी कर लेगा। अगर उसके पास रिसेप्शन का पैसा नहीं है तो रिसेप्शन नहीं करेगा, उसका आसानी से शादी हो जाएगा, मिनिमम वे में और मिनिमम तरीके से, और नौ जो दाम्पत्य वो आसानी से अपना समाज में प्रवेश कर दे। दहेज प्रथा है, इसके तहत कई सारे घरों में तो ऐसा भी होता है कि स्त्रियों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। वो अगर दहेज लेके नहीं आती हैं तो उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा बातें सुनने को मिलती हैं। कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने क्या ही किया, मतलब कुछ दिया नहीं, सिर्फ तुमको ही भेज दिया, ऐसे करके उन्हें मेंटली बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं? मेरा मानना है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द फीमेल। शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अगर वो लड़की शिक्षित है, समझने में काबिल है, ये हमेशा उन महिलाओं के साथ होता है जिनका मानसिक स्तर उस स्तर का नहीं होता है, या जिनका मानसिक स्तर उस स्तर से होता है तो उनके कॉन्फ्लिक्ट बहुत शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे दो चीज़ें देखी गई। तो मेरा मानना ये है कि जब आप मतलब जो है शादी वाले जो है प्रोसेस में हैं, तो तभी अपना सब क्लियर कर लेना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। और अगर महिला शिक्षित है तो मतलब वो है कि वो पूरी तरीके से सिनेरियो को समझ पाएगी और सही तरीके से प्रतिरोध कर पाएगी। तो मेरा मानना है कि फीमेल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में। और ख़ास तौर से मैं शहर की फीमेल एजुकेशन की बात कम करता हूँ, रूरल फीमेल एजुकेशन की बात करता हूँ। जो गाँव में जो बच्ची है, जो गाँव में महिला है, जिसके पास कोई सुविधा नहीं है और वो 12वीं तक बड़ी मुश्किल से पढ़ रही है, 12वीं के बाद जो कनेक्टिविटी होना चाहिए, हम वो कनेक्टिविटी ना तो सरकार प्रोवाइड कर पा रही, ना फैमिली मेम्बर प्रोवाइड कर पा रहे, ना समाज प्रोवाइड कर पा रहा है। तो हमारा एक अपना विजन होना चाहिए कि हम कैसे जो है ग्रामीण महिलाएं, जो ग्रामीण बच्चियां हैं, जो 12वीं तक बहुत मेहनत से पढ़ती, मैं खुद के अनुभव से जानता हूँ। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियाँ थी जो मेरे इक्विवेलेंट पढ़ने में थी, बराबर मार्क्स लाती थी, वो बराबर की भागीदार थी, लेकिन आज उनका स्थिति मैं जब देखता हूँ तो मैं बहुत मतलब सैड फील करता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ बाहर निकल कर पीएचडी कर रहा हूँ, तो वो भी अगर बाहर करती तो वो भी पीएचडी कर रही होती, या वो भी चीज़ें मतलब उनके और अच्छा कर रही होती। तो मेरा मानना है कि हम कैसे कनेक्ट करें ग्रामीण लड़कियों को शहरी एजुकेशन से, दैट्स द पॉइंट। आफ्टर द 12th एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम किसी बच्ची को या किसी 12वीं के बाद किसी बच्ची को यूनिवर्सिटी में डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसका दिमाग खुलता है। सरकार को ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिए सिर्फ जो फीमेल के लिए हो। को कम से कम हर स्टेट में कम से कम 5-6 यूनिवर्सिटीज हर क्षेत्र में सिर्फ महिला विश्वविद्यालय होने चाहिए। पूरा कम से कम 20,000 से 25,000 स्ट्रेंथ हो महिलाओं की, और उसमें सिर्फ ये हो कि रूरल बच्चियां जो हैं उनको एंट्री के लिए कुछ सुविधाएं दी जाएं, ताकि वो आके अपने को यहाँ पे 3 साल 5 साल रख करके थोड़ा सा अपना ठीक से मैनेजमेंट कर सकें। और ऐसे विश्वविद्यालयों में सिर्फ फीमेल टीचर होने चाहिए जो फीमेल, तो इससे एक ये रहेगा कि कम से कम उनको रोजगार की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी उनकी। ये सारी चीज़ें कि कम से कम नहीं तो एक लेक्चरर बन सकती है, प्रोफेसर बन सकती है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकती है। तो सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। सरकार अनावश्यक रूप से बहुत पैसे खर्च करती रहती है, और मैं बिल्कुल मतलब उसकी बहुत सारी चीज़ों से डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जब तक आप रूरल फीमेल एजुकेशन मेंटेन नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ जिन स्त्रियों के साथ इस तरह की सिचुएशन होती है, जिन्हें मतलब प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए, ऐसी स्त्रियों के लिए आपका क्या मैसेज? मेरा मानना यही है कि उनको जो है महिला आयोग से संपर्क करना चाहिए। आजकल तकनीकी का युग है
आपके पास यूट्यूब है, आपके पास नेट है, तो आप महिला आयोग के बारे में सर्च करिए, स्टेट महिला आयोग, सेंट्रल महिला आयोग, आप तुरंत उनको इन्फॉर्म करिए। अब प्रोसेस बहुत स्मूथ हो गया है और महिला आयोग आपके लिए सबसे अच्छा है क्योंकि वो महिलाओं के लिए ही बना है और ये एक अच्छा विकल्प है। और ऐसी प्रताड़ना को बिल्कुल मत सहिए जो आपको जो है शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट दे, और खुद सक्षम बनिए और दूसरी महिलाओं को भी सक्षम बनाइए। बस। क्या बात है, एक्सीलेंट पॉइंट। अच्छा, मैं अगर इस पर थोड़ी और अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि अगर स्त्रियों की मानसिकता बदल जाए तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। एडुकेशन मेरे साथ जो आज मेरी फीमेल रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो मुझे बिल्कुल नहीं फील होता कि वो किसी स्तर से कमज़ोर है। मानसिक स्तर से वो मेरे से मजबूत है। बिल्कुल। मजाल उनका क्या मजाल है कि उनका कोई शोषण करे? किसी भी तरीके से शारीरिक मानसिक कोई शोषण नहीं कर सकता जब तक वो खुद इच्छित नहीं है, शिक्षित, जब तक खुद वो इच्छित नहीं है शोषण के लिए, तब तक नहीं उनका कोई शोषण कर सकता। तो अपनी मर्जी से भले ही आपको मतलब किसी व्यक्ति को जो है अधिकार दे दें कि ठीक है किसी भी प्रकार का, लेकिन यही होता है। लेकिन ऐसे तो नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें मैंने हमेशा कहा कि एडुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। शिक्षा शिक्षा शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण शिक्षा ग्रामीण शिक्षा। शहरों में शिक्षा है, शहरों में शिक्षा को प्रचारित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। शहरों में विश्वविद्यालय हैं, शहरों में कॉन्वेंट स्कूल हैं, शहरों में बहुत सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें बड़े स्तर में ग्रामीण इलाकों में ही देखी जाती हैं। मैं बोलता रहा हूँ ना कि वो चीज़ें उनकी मानसिकता भी उसी हिसाब से होती है। वो दिखावे में ज़्यादा यकीन करते हैं कि एक लड़का था, देखो उसको इतना दहेज मिला, तुम्हें तो बिल्कुल मिला नहीं, तुमने क्या दिया? यही सारी चीज़ें लोगों के अंदर। दहेज को लेकर सभी स्त्रियों के लिए मेरा एक ये मैसेज है कि आप लोग दहेज के बिल्कुल अपोज में खड़े हो जाइए। अगर आपके पिताजी अगर दहेज देते भी हैं तो आप उनको बोलिएगा कि नहीं पिताजी, आपको दहेज नहीं देना है। अगर आप दहेज देंगे तो मैं शादी नहीं करूँगा। जो योग्य व्यक्ति होगा वो आपसे शादी बिना दहेज लिए भी कर सकता है। अगर कोई दहेज लेकर आपसे शादी कर रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपके लिए योग्य बिल्कुल है ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोगों की ये मेंटलिटी होती है कि भाभी का दहेज तो अच्छा लगता है लेकिन खुद का दहेज जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहले आप ये भी चीज़ अपनी फैमिली में सबको बताइएगा कि भैया की जब शादी हो तो भी आपको दहेज नहीं लेना है, यानी कि भाभी का दहेज भी नहीं लेना है और अपना भी नहीं देना है। तो ये चीज़ आप लोग करिए। दूसरी चीज़, आप लोग अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनिए। जब आप लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आपको किसी को दहेज देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एजुकेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करिए। मेरा ये मानना है कि आप अपनी मानसिकता अगर आपकी बदल गई तो इस चीज़ में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, वो समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अपने परिवार को समझाइए और इसके खिलाफ आप लोगों को ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। जी शिवम जी बताइए। जब मैंने लोगों को आपका रेफरेंस दिया कि आप आने वाले हैं तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ क्वेश्चन दिए कि आप ये वाले क्वेश्चन सर से जरूर पूछिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोगों के हैं। आप उन पे अपनी विचारधारा दीजिएगा। जी, सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे पास आया है वो ये है, आपको हिस्ट्री की किस घटना ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? अगर मुझे देखा जाए हिस्ट्री की किस घटना ने प्रभावित किया और क्यों, अगर मैं बात करूँ ऐसे तो मुझे इतिहास में बहुत सारी जो है घटनाएं जो मतलब लगती हैं, लेकिन पार्टीशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर मी। ये पार्टीशन हमें सिखाता है कि एक देश कैसे बर्बाद हो सकता है। पार्टीशन हमें सिखाता है कि एक मानव समुदाय कैसे बर्बाद हो सकता है। पार्टीशन हमें सिखाता है कि किस तरीके से जो है मनुष्य जो है आपस में लड़ सकता है। पार्टीशन हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम जो है अपनी आने वाली जनरेशन्स को ये बताएं कि सांप्रदायिकता कितना बड़ा तत्व है। हमें जो हमारा वर्तमान का भारत है हमें उसको बचाना है इस चीज़ से, नहीं तो हमें एक और पार्टीशन का जो है अनुभव करना पड़ सकता है। तो पार्टीशन मेरे लिए सबसे पेनफुल इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में, और मैं उसको एज अ माइलस्टोन मानता हूँ पार्टीशन को, भारत की नियति और दशा तय करने में ये चीज़। अगर आपको देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाए तो इस देश की बेहतरी के लिए आप कौन से 2 कदम सबसे पहले उठाएंगे? ये तो मतलब बहुत हास्यास्पद है। फिर भी अगर एज अ सवाल है तो मैं इसका जवाब यही कहूँगा कि एज अ प्राइम मिनिस्टर आई वांट टू इम्प्रूव द एजुकेशन ऑफ द होल कंट्री फर्स्टली। सेकंड, आई वांट टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द पीपल्स ऑफ द इंडिया। दैट्स द पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक की सबसे बेस्ट एडवाइस आपको किसने दी और वो क्या थी? सबसे बेस्ट एडवाइस अगर मैं बात करूंगा तो मेरी एक फ्रेंड रही है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका पब्लिकली,
उसने मुझे कहा था कि आप बोला कम करो, पहले सुना अच्छे से करो, फिर जवाब दिया करो। दैट्स थिंग। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ बहुत दिनों से, क्योंकि पहले मैं क्या करता था, वो मेरे से बात करती थी तो मैं मतलब क्या था ना, तब मेरा बचपना था थोड़ा सा मास्टर्स में, और मेरे अंदर एनर्जी थोड़ा ज़्यादा है इन सब चीज़ों को लेकर, एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत जल्दी सवालों के जवाब दे देता था। तो उससे मुझे कभी कभी नुकसान होते थे। तो उसने मुझे बोला कि विकास जो है, तुम जो है पहले चीज़ों को पहले अगले का क्वेश्चन तुम पूरा सुनो और फिर तुम जवाब दो, दैट्स विल बी गुड फॉर यू, देन आई अप्लाई इट। ये बहुत बड़ा पॉइंट उसने बोला है कि जो सुनता है अच्छा वही अच्छे से बोल भी पाता है। क्योंकि हम दोस्तों में बात करते थे ना तब, तो उसने कोई सवाल पूरा नहीं किया, मैं बीच में जवाब देना शुरू कर देता था उसका। तो इससे जो है उसको थोड़ा सा मतलब लगता था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है या ऐसा है कुछ है। तो उसने मुझे फाइनली जाते जाते बोला कि ठीक है, इसको आप अप्लाई करो, और मैंने उसको अप्लाई किया। मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी। नहीं, बहुत अच्छी बात है ये। और इवन वो मेरी अभी भी बहुत अच्छी दोस्त है। Okay. अभी जॉब कर रही है वो, और मैं उसका बहुत इज्जत करता हूँ। कारण है वो मेरे गुरु की बेटी है। क्या बात है। तो मतलब मेरे लिए एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि जैसे वो पूजनीय है मेरे गुरुजी, वैसे वो भी है। तो उसने मुझे बहुत अच्छा बोला, और उसको मुझे बहुत फ़ायदे मिले इंटरव्यू में, मुझे बहुत फ़ायदे मिले। पहले मैं बहुत चीज़ें बहुत पेशेंसली कम सुनता था, मुझे लगा कि इसने सब बोला बस तुरंत जवाब देना शुरू। अभी मैं कुछ रुक के बात करता हूँ थोड़ा सा, तो वो मुझे हमेशा याद रहता है कि उसने ऐसा बोला, तो मुझे करना चाहिए। इस सलाह के लिए आप उनको क्या बोलना चाहेंगे, बोल दीजिए। मैं थैंक यू बोल लूँगा उसको हमेशा के लिए। हो सकता है वो वीडियो आपका देखे ही। इवन मैं उसको हमेशा थैंक यू बोलूँगा कि उसने जो है बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से मेरी इस कमी को मुझे बताया। ऐसे बहुत कम दोस्त होते हैं जो आपकी कमियों को उजागर करते हैं। और चूँकि वो भी जॉब कर रही है, वो शायद पीजीटी टीचर है, लेक्चरर है हिंदी साहित्य से, तो मैं कहूँगा कि शायद उसको ज़्यादा समझ है। और ज्ञान होना एक अलग बात है, नॉलेज होना एक अलग बात है, नॉलेज को एक्सप्रेस करना एक अलग बात है, नॉलेज के साथ तारतम्य बनाए रखना एक अलग बात है, नॉलेज को मेंटेन करना एक अलग बात है, नॉलेज को सस्टेन करना एक अलग बात है। ये सारी चीज़ें अलग हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए ये है, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने मुझसे किया है कि मुझे हिस्ट्री समझ में नहीं आती है जल्दी, तो मैं उसे कैसे पढूं। मेरा मानना है कि अगर इतिहास को आपको समझना है तो बहुत जो है बहुत पीसफुली आप उसको पढ़ना शुरू करिए, दिमाग को बहुत दौड़ाइए मत, और एक दिमाग से ये जो है मेंटेलिटी बना हुआ आपका कि इतिहास रटने का विषय है, इसको निकाल दीजिए। 99% लोगों में ये है कि इतिहास हमें रटना है, ऐसा एक हाइपोथेसिस क्रिएट किया हुआ उन्होंने। तो मेरा मानना है ये हाइपोथेसिस उनको बोरिंग बना देता सब्जेक्ट को। तो ये हाइपोथेसिस निकाल के ये पढ़ना है कि हमें कुछ सीखना है, कुछ मज़ेदार चीज़ें इसमें, कुछ कहानियाँ हैं, उनको हमें पढ़ना है, और उस कहानियों की तरह पढ़िए तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, मज़ा आएगा, और उसको आप देखिए। ओके। 3 पुस्तकें जो हर किसी को पढ़नी चाहिए अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, तो आप वो 3 पुस्तकें कौन सी सजेस्ट करेंगे? सबसे पहले मैं कहूँगा हिटलर की आत्मकथा पढ़िए आप, अगर आपको समझना है। हिटलर की आत्मकथा पढ़िए, और उससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से जो है डेमोक्रेसी आती है, डेमोक्रेसी जाती है, और कैसे एक व्यक्ति जो है बहुत निचले तबके से उठ करके सर्वोच्च सत्ता तक पहुंच सकता है, और किन तरीक़ों का इस्तेमाल करता है, उसका वर्तमान में किस तरीके से इस्तेमाल मतलब लोग करते हैं, शासक लोग करते हैं, पहला। दूसरा मैं कहूँगा अगर आपको पढ़ना है, दूसरी पुस्तक पढ़नी है, तो दूसरी पुस्तक पढ़िए महात्मा गांधी का आत्मकथा। ऑब्जेक्टिव बहुत है, किस तरीके से एक राइटर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अपनी जिसको लोग जो है सेक्स जैसी बात को लोग जो है अमूमन अपने दोस्तों से करने से बचते हैं, वो आदमी अपनी किताब में लिख रहा है, तो एक ऑब्जेक्टिव राइटर की तरह उनको पढ़िए। और तीसरा मैं कहूँगा कि आप पढ़िए स्वामी जी का कर्मयोग। गांधी जी का तो सबको पता है कि उनकी जो बुक है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, लेकिन हिटलर के बारे में थोड़ा बताइए। ये जो बुक है हिटलर का जो है आत्मकथा, उसने लिखा है कि किस तरीके से उसका बचपन कैसा रहा, एक साधारण परिवार में पैदा हुआ, उसका पिता जो है बढ़ई है, और उसका जीवन शुरुआत में जो है एक तरीके से बहुत गरीब फैमिली में है, किस तरीके से वो जो है आता है, आर्मी में घुस जाता है, और फिर जो है जर्मनी के साथ जो ट्रीटी होती है वर्साई की संधि, उस समय उसको लगता है छलावा है, और फिर मतलब जो फ्रांस जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस वगैरह, वो कहते हैं कि हमने जर्मनी को इतना पंगु बना दिया कि जर्मनी आगे 100 साल तक सर नहीं उठा पाएगा। लेकिन फिर हिटलर का राइज होता है, और सोचिए कि अगले 1920 में वो होता है, अगले 19 साल में हिटलर दूसरा वर्ल्ड वार तैयार कर देता है, और जर्मनी एक्चुअल वर्ल्ड वार जीत रहा होता है, लेकिन फाइनली हिटलर की कुछ गलतियां हैं जिससे वो वर्ल्ड वार जिससे वो युद्ध हार जाता है। तो हमें देखना चाहिए कि हिटलर के अंदर वो ऊर्जा कहाँ से आई, वो ताकत कहाँ से आई, कि जिस राष्ट्र को इतना गिरा दिया गया है, जिस राष्ट्र को इतना नीचा कर दिया गया, इतनी
कठोर शर्तें हैं उस राष्ट्र के प्रति, एक आदमी उसको खड़ा कर दे रहा है फिर से, और इतना टेक्नोलॉजी बना दे रहा है, इतनी ह्यूज आर्मी बना दे रहा है, इतना राष्ट्रीयता घुसेड़ दे रहा है, छद्म उसमें चीज़ें क्या हैं। तो उसमें दोनों आपको फैक्टर देखने पड़ेंगे कि हम उसको किस तरीके से पढ़ें, हिटलर को, कि कैसे एक व्यक्ति जो है एक राष्ट्र के लिए सब कुछ करने के लिए क्या किस हद तक गुजर गया है और कैसे वो चीज़ें कर रहा है। दूसरा ये है कि हमें किस तरीके से देखना चाहिए कि हिटलर जैसे व्यक्ति जो समाज में अभी भी मतलब क्या है, किस तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं पावर का अपनी। तो दोनों चीज़ें हैं, वो एक बैलेंस है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिटलर की आत्मकथा सबको पढ़नी चाहिए, मीन कैम्प। उससे आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, डेमोक्रेसी जो है कैसे चीज़ें, डेमोक्रेसी में जो है क्या आपको कहीं नज़र आता है कि ऐसा हो रहा है, तो आप काफ़ी कुछ रिलेट कर रहे हैं। हिटलर का जो शासन काल रहा है वो काफ़ी क्रूर माना जाता है। आई थिंक देखो शासक को देखने का नज़रिया अलग है। वेस्टर्न वर्ल्ड उसको क्रूर कहता है, लेकिन क्या जर्मनी के साथ जो ट्रीटी हुई वर्साई की, क्या वो सही थी? आप उसको नज़रिए से देखें कि उसमें सिर्फ जर्मनी युद्ध के लिए तो भागीदार नहीं था, बाकी और भी राष्ट्र थे युद्ध के लिए भागीदार। लेकिन इतना क्रूर ट्रीटी करे, इतना स्ट्रिक्ट ट्रीटी करेंगे तो अगला राष्ट्र क्या करेगा? तो अगला राष्ट्र रेबल करेगा। और फिर जब उसने यूरोपियों को दंडित किया, ढंग से दंडित किया, तो फिर उसमें मुझे लगता कि वो ठीक कर रहा था। जो भी कर रहा था, आई थिंक, मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक कर रहा था नहीं कर रहा था, लेकिन एक प्रतिशोध था। तो वो उसको पढ़ने से पता चलेगा हमको। मीन कैम्प जब हम पढ़ते हैं हिटलर की आत्मकथा, तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती है कि मैं उसको जब पढ़ता तो ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाता हूँ कि ये आदमी क्या है, मतलब जिसको 1920 में ट्रीटी किया, इतना उस पर इकोनॉमिक बर्डन लगा दिया जर्मनी पे, और फ्रांस कह रहा है कि 100 साल तक जो है जर्मनी सर नहीं उठा पाएगा। अगले जो है 19 सालों में उसने जो है फ्रांस को उसी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ जर्मनी के साथ ट्रीटी होती थी। फ्रांस को बाध्य कर दिया घुटनों पर रेंगने के लिए। सोचिए कि क्या हिटलर, तो बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए ये चीज़ें। हिस्ट्री से आपने 3 सबसे बड़ी कौन सी शिक्षाएं ली हैं? हिस्ट्री से सबसे बड़ा शिक्षा ये है कि हम जो है अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाएं, पहला। दूसरा ये है कि इतिहास का इस्तेमाल अपने जीवन में कैसे करें, अपने जीवन को उन्नत बनाने में, जीविका और जीवन के लक्ष्यों को साधने में। और तीसरा जो है हम ऐसी सीख लें कि हम ऐसी गलतियां क्या ना करें जिससे हमारे जीवन में जो है बाधाएं रुकावट आए। बस। मुगल काल को आप किस तरह देखते हैं? मुगल साम्राज्य का क्या इम्पैक्ट पड़ा भारत पर? सभी लगभग भारत में जितने भी डायनेस्टी रहे हैं, सभी खूबसूरत डायनेस्टी रहे हैं। मैं सबको देखता हूँ एक तरीके से, और हर शासक की खामियां और कमियां जो है, अच्छाइयाँ खूबियाँ सब होती हैं। मैं उनके अकॉर्डिंग उसका एवेल्यूएशन करता। मुगल साम्राज्य या मुगल काल जो है भारत के इतिहास का एक हिस्सा है। उसको भारतीय इतिहास में आपको पढ़ना ही चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप वहाँ के स्ट्रक्चर, वहाँ के जो है पॉलिटिकल सिनेरियो और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप जानते हैं। सिर्फ मुगलों का जो है, मुगल शासकों के बारे में नहीं पढ़ते हैं आप कि किसने क्या किया, बल्कि आप एक सामाजिक ढांचे के बारे में बात करते हैं। और अकबर जैसे शासक को तो और ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस तरीके से जो कम्युनल हार्मोनी के लिए वो काम कर रहा था। क्योंकि अकबर के शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, कोई दिक्कत नहीं। अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान खाना जो है मदमस्त होकर जो है कृष्ण के गीत गाते हैं, उनके दरबार में रहकर। सूरदास उनके दरबारी गायक हैं। और सबसे बड़ी बात आप जोधा को देख लीजिए कि उन्होंने तो अपना जो मंदिर था वो उसके घर के अंदर ही स्थापित कर दिया था, ऐसा मैंने। हाँ, तो मतलब वो है, ये भी है, लेकिन जैसे भी है वो कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन करने वाला रूलर था। तो ये सारी चीज़ें, तो मुगल काल को हम एज मतलब कंटिन्यूटी, मैंने बताया ना हिस्ट्री में कंटिन्यूटी है। मैं शुरुआत में बात कर चुका हूँ कि एक जो है क्रोनोलॉजी है, तो क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए हमको उसमें पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि अगर हम मुगल नहीं समझ पाएंगे तो हम ब्रिटिश इंडिया नहीं समझ सकते। अगर हम ब्रिटिश इंडिया को समझना चाहते हैं तो हमें मुगल इंडिया पढ़ना पड़ेगा। फिर सारे इंस्टीट्यूशंस वही हैं। जैसे तहसील की बात करते हैं, तहसील क्या है? मुगल टर्म है। तहसील का मतलब कलेक्शन ऑफ द रेवेन्यू। आज भी हम वही तहसील पे अटके हुए हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जिनको आज भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कह सकते हैं कि मुगल शासन की देन है। जो प्रशासनिक ढांचा आज का है, मुगल शासन की देन है। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह क्या है, पहले मनसबदार होते थे जिलों में, तो मनसबदार की जगह ब्रिटिशर्स है तो उन्होंने कलेक्टर बना दिए। तो ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं ना। तो ये ऐसे है, तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते, उसको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए। इंटरेस्टिंग है, और इतिहास को एक क्रमबद्धता में पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा, ये जो पूरा मुगल काल रहा है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किस शासक ने किया? अगर मैं बात करूँ, मुगलों में बात करूँ, तो अकबर के बारे में बात कर सकते हैं। अकबर एक बहुत कह सकते हैं सोशल जो डायनेमिक्स था उसको साधने वाला शासक है। वो जानता है कि किस तरीके से, तभी उसका शासनकाल 50 वर्षों का है। सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण, राजपूतों ने उसको खुलकर समर्थन किया। अगर एक हिंदू कम्युनिटी जो सबसे स्ट्रांग कम्युनिटी है वो उसको सपोर्ट कर रही है, तो उसको सपोर्ट करने के कारण क्या है?
मतलब उसमें अच्छाइयाँ हैं, बिल्कुल सही इसलिए हमको पढ़ना वो चाहिए। दोनों मतलब वो दोनों धर्मों को साथ में लेके चलते हैं। हाँ, सभी धर्मों को, सभी दोनों ने धर्मों को, धर्मों, sorry, सभी धर्मों को, ईसाइयत को भी साथ लेकर चलता था। और इसके अलावा जो है हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, उसके जैनों के साथ उसका बहुत अच्छा कांटेक्ट है, बौद्धों के साथ उसका बहुत अच्छा कांटेक्ट है, पारसियों के साथ उसका बहुत अच्छा कांटेक्ट है। दैट्स द गुड थिंग फॉर अ रूलर। आई थिंक मुझे लगता है प्रेजेंट के सिनेरियो में शासकों को उससे सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब कंफ्यूज होते हैं कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था, तो आप जरा ये बताइए कौन था मुगल, अंतिम देखिए शासक? मुगल काल में अगर हम बात करें अंतिम शासक, तो वैसे तो अगर हम बात करें इधर तो जो है आपका बहादुर शाह जफर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मुगलों को हम दो पीरियड में बांट कर देखते हैं, एक जो है केंद्रीय मुगल शासक जिनमें हम औरंगजेब तक देखते हैं, और दूसरा लेटर मुगल्स में बात करते हैं। तो बहादुर शाह जफर 1857 में लास्ट मुगल उसको हम कहते हैं। उस पर लास्ट मुगल करके बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। विलियम डार्लिंपल ने लिखी है बहुत सारी किताबें। विलियम डार्लिंपल का 2 मुगल पे किताब है। तो वो था। अगर औरंगजेब, ऐसे केंद्रीय मुगल सत्ता की बात करें तो औरंगजेब था। तो 2 तरीके से हम उसको देखते हैं डिवाइड करके, दोनों में ऐसा है। ओके, कुछ शब्द हैं मेरे पास, उन शब्दों का आपको आंसर या तो एक वर्ड में देना है या फिर एक सेंटेंस में देना है। सबसे पहला शब्द है सफलता। लोगों को प्रभावित करने की क्षमता। ओके, नेक्स्ट वर्ड है जिंदगी। एक बंधा हुआ लाइफ स्टाइल। ओके, नेक्स्ट है पैसा। पैसा मतलब मैं कहूँगा अर्निंग। ओके, नेक्स्ट है शादी। शादी मतलब अ गुड लाइफ। ओके, इसके बाद है प्यार। प्यार मतलब जो है आपकी श्रद्धा। ओके, नेक्स्ट है दोस्ती। दोस्ती मतलब सोशल बॉन्डिंग। ओके, तो ये राउंड आपका क्लियर हो गया है। बहुत फायर राउंड था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपसे पूछें आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक इस समय, जी, इस समय अगर मेरी फेवरेट बुक है तो ऐसे तो मेरा कोई फेवरेट किताब नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा हर किताब के साथ प्रतिरोध शुरू हो जाता है शुरुआत से ही, एक शब्द उसके राइटर के साथ ही। तो ऐसे तो कहना मतलब ठीक नहीं है कि मेरी फेवरेट बुक कौन है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव राइटर्स रहे हैं वो मेरी फेवरेट किताबों में से एक हैं। जैसे कि मैं गांधी की जितनी किताबें उनको पढ़ना पसंद करता हूँ। इसके अलावा मैं भगत सिंह की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ, बोस की किताबें पढ़ना पसंद करता हूँ। और अगर इन सब में अगर देखा जाए कि मतलब एज आ फेवरेट किताबों में, तो स्वामी जी का सबसे बड़ा मतलब भक्त हूँ। उनकी जितनी भी किताबें हैं उनको मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। वो मेरी फेवरेट किताबें इतर जा करके, मतलब ये सब किताबें मेरे प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं, ये सब हिस्टोरिकल किताबें। लेकिन अगर आप एक किताब पूछ रहे हैं तो अग्नि मंत्र है मेरी फेवरेट, स्वामी जी की लिखी हुई। क्या बात है, क्यों वो फेवरेट है आपकी? उसको मैं डेली पढ़ता हूँ। उसमें स्वामी जी एक जिस तरीके से मतलब अपने लेटर्स के माध्यम से जो संदेश देना चाहते हैं, एक पत्र मैं डेली पढ़ता हूँ उसका। तो उससे मुझे ऊर्जा मिलती है। और एक्चुअली वो बताते हैं कि तुम्हें करना क्या है। वो लेटर्स उस समय लिखे गए हैं, लेकिन आज भी उनकी प्रासंगिकता इतनी है कि मैं शाम को सोने के वक्त उनका एक पत्र पढ़ता हूँ। बहुत ज़्यादा 3 मिनट लगता है मुझे पढ़ने में, 3 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो अपनी ज़िंदगी के मैं 3 मिनट जो है उस किताब को देता हूँ। और उसमें जो स्वामी जी जिस तरीके से हमको बताते हैं कि कैसे आपको आगे चलना है, क्या करना है, क्या छोड़ना है। कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि आप जो है धार्मिक मत मतांतरों में मत पढ़िए। आज भी ठीक है। और धार्मिक मत मतांतरों में पढ़ने का क्या मतलब है? वो कहते हैं कि कार्य करते रहिए, कार्य करते रहिए, कार्य करते रहिए, कार्य करते रहिए। वो कहते हैं निष्काम श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए, श्रद्धा रखिए। वो कहते हैं कि ब्रह्मचर्य को फॉलो करिए, फॉलो करिए। तो 3 मिनट में अगर मुझको इतना मतलब चीज़ें मिल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी की अग्नि मंत्र मेरे लिए, मैं उस किताब को आज से नहीं पढ़ रहा हूँ, सन 2017 से रेगुलर मैं ख़त्म हो जाती फिर पढ़ता हूँ, ख़त्म हो जाती है। और फिर भी मैं आपको बता दूँ मुझे उसमें नया मिलता है। वो होता ही है, जितनी बार आप पढ़िए कुछ ना एक शब्द का अब मैं जो इसमें मतलब अब पहले मैं ऐसे पढ़ता था, फिर उसमें धीरे धीरे एक शब्द में मैं फिर उसका मतलब वो एक्सप्लेनेशन देखता हूँ, स्वामी जी कहना क्या चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। यही होता है कि जैसे जैसे आप जितनी बार चीज़ें पढ़ेंगे उतनी आपको क्लियरिटी आएगी और उनका अर्थ बदलता जाएगा। वो किताब मैंने पढ़ के इतना वो कर दी है, उसको मैंने टेप से चिपकाया है अभी, और फिर मैं पढ़ता हूँ फिर डेली उसको किताब। वो किताब मेरी फेवरेट किताब है। स्वामी जी की शिक्षाओं के अगर सार की बात की जाए तो उनका सार क्या है? भारत के लिए प्यार करो, भारत के लिए जियो, भारत के लिए मरो, बस। एक चीज़ पे वो और ज़्यादा मतलब
बात करते हैं कि आपके अंदर की जो शक्तियां छिपी हुई हैं उनको आप जागृत करिए, अपने आप पर विश्वास करिए। इस हाँ, चीज वो जब आप अपने सार में लेके जब आते आप राष्ट्र प्रेम के लिए बात करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका राष्ट्र प्रेम ऐसे नहीं आएगा। आपके अंदर की जो पावर है वो राष्ट्र प्रेम के लिए उबाल मारेगी। क्योंकि जब आप देश के लिए सोचेंगे, क्योंकि आप उस स्तर से ऊपर उठ चुके हैं, मतलब जब आप राष्ट्र को अपना जो है धर्म बना लेते हैं तो आपका अंदर का जो पावर है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ओके। ये चीज़ है। आपको सबसे ज़्यादा किस मूवी ने प्रभावित किया और क्यों? सुल्तान मूवी। ओके, क्यों? क्योंकि उसमें एक डायलॉग है, वो कहता है कि आपको तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद से नहीं हार जाते। क्या बात है, और वो बहुत मूवी सही मुझे dialogue। बहुत एनर्जेटिक लगती है, बहुत मज़ा आता है मुझे। मैं उसको कई बार देखता हूँ, उसी मूवी को मतलब कोशिश करता हूँ कि कई बार देखूँ। और चूंकि वो रेसलिंग से जुड़ी मूवी है, मेरा रेसलिंग से अपना अपार प्रेम है रेसलिंग को लेकर, तो रेसलर्स वाली मूवियाँ मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। क्योंकि मैं भी कभी मतलब सोचता हूँ कि ठीक है, एज एथलीट टाइप का मैं ग्राउंड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, तो मुझे रेसलिंग वाली मूवी अच्छी लगी। उसमें एक्टिंग और प्लस वो मूवी का जो एक वो है थीम है बहुत अच्छा है, तो उससे एनर्जी मिलती है। उसके गाने वगैरह भी बहुत अच्छे हैं सारे, सुल्तान के एनर्जेटिक गाने हैं, तो सुल्तान मूवी अच्छी लगती है मुझे। आप जैसे सॉन्ग की बात कर रहे थे तो क्वेश्चन भी सॉन्ग के ऊपर ही है। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो आप अक्सर सुनते हैं? अक्सर मेरा गांव मुझे याद आता रहा। आपके जीवन का सबसे सुंदर पल कौन सा है? मुझे लग रहा मैं जिस दिन JRF क्वालिफाई हुआ था और मैं उस दिन डिपार्टमेंट में था, छुट्टियां थी, मैं उस दिन अपने प्रोफेसर्स के डिपार्टमेंट में था, जून का महीना था, तो मेरा रिज़ल्ट आया उसी समय मुझे फ़ोन किया मेरे दोस्त ने, और मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें मुझे लगा, मैंने देखा कि मैं JRF क्वालिफाइड हो गया। मैंने अपने प्रोफेसर को बताया तो उनके चेहरे पे जो खुशी थी उसको देखकर, तो वो मेरे लिए सबसे अच्छा मतलब पल था। क्योंकि उस समय डिपार्टमेंट में JRF बहुत, उस डिपार्टमेंट से JRF कोई बहुत दिन बाद हुआ था, और विद इन MA, तो वो मेरी दो प्रोफेसर्स बैठी थी, तो जो मैंने उनके चेहरे पे खुशी देखी थी, तो शायद मुझे लग रहा है वो बहुत अच्छा पल था। उसके अलावा अभी तक अच्छा दूसरा ये है कि जब मैं निखिल महाराज से मिलता था तो काफ़ी अच्छा मुझे लगता था। वो सारे लम्हे मेरे लिए, क्योंकि वो एक पल नहीं है, वो एक सतत कंटिन्यूस प्रक्रिया है, पूरा मोमेंट है, वो पूरा जितने दिन उनसे मिलता था वो सारे पल खास हैं। लेकिन ये वाला जो है एज उसमें टीचर बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में? जी। मेरा फेवरेट एक्टर अगर मैं बात करूं इस समय, पंकज त्रिपाठी। क्या बात है, क्यों पसंद है आपको? बहुत मौलिक एक्टर है, बहुत मौलिकता है, छलावा नहीं है, बनावा नहीं है, जैसा दिखता है वैसा है, जैसी बात करता है वैसा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ एक्टर है, तो पंकज त्रिपाठी इज़ द बेस्ट। पंकज त्रिपाठी की जो अब तक की जो मूवी या वेब सीरीज रही हैं उनमें सबसे अच्छा किरदार किस में निभाया है उन्होंने? अच्छा किरदार अगर मैं देखूं, अगर सबसे ज़्यादा जो उसका रहा है पंकज त्रिपाठी का, तो एक मूवी आई थी स्त्री, आई थिंक दैट द बेटर उसका था। और वैसे तो उसका किरदार सभी पे अच्छा है, क्योंकि वो मौलिक एक्टर है। मौलिक मतलब है कि बनावटी एक्टर नहीं है, वो जैसा दिखता है वैसा है, तो वो बहुत सहजता से बात करता है, बहुत सहज व्यक्ति है, तो मुझे सहज लोगों से ज़्यादा थोड़ा सा वो है, तो पंकज त्रिपाठी इज़ द बेस्ट। सहजता की अगर बात आती है तो एक नाम मेरे दिमाग में आ जाता है, विकास देवी कीर्ति सर का। हाँ, वो भी उनका स्तर अलग है थोड़ा सा, वो ज्ञान के मतलब एक सागर हैं। उनकी हम बात एक्टरों में नहीं कर सकते। नहीं, सहजता की बात आई थी तो और उनका वो भी मुझे बहुत सहज लगती है। उनका जो है कोई भी बात इतनी सरलता से बोल देते हैं। शिक्षा आपको धीरे धीरे सहज करती चली जाती है, जब आपका स्तर, एजुकेशन स्तर बढ़ता चला जाता है, आपका सहजता का स्तर, पोटेंशियल स्तर बहुत बढ़ता चला जाता है। ये चीज़ घमंड बिल्कुल जीरो। हाँ है उनके अंदर, बहुत अच्छे टीचर हैं, इतने ज़्यादा हम्बल हैं, और मैं भी उनको पसंद करता हूँ जी, मुझे भी काफ़ी मतलब प्रभावित करते हैं। और अगर पंकज त्रिपाठी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इनको ख्याति एक जो वेब सीरीज आई थी मिर्ज़ापुर, इससे ज़्यादा मिली है। आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लग रहा है कि ठीक है, मिर्ज़ापुर लोगों ने ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़ी मूवी रही है, उसमें जिस तरीके का रोल रहा, जो एक्टिंग रही है उससे। लेकिन मुझे लगता है कि एज अ मौलिक एक्टर वो काफ़ी हैं, क्योंकि मैं हमेशा मौलिकता पसंद करता हूँ, मतलब नयापन, बनावटीपन नहीं, तो वो उनके अंदर दिखता है। तो बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह मुझे कभी नहीं लगा कि पंकज त्रिपाठी कर रहे हैं, लेकिन इस समय प्रेजेंट सिनेरियो में जो मेरे दिमाग में है, जिसको मैं हाल फिलहाल में देख रहा हूँ, वो पंकज त्रिपाठी हैं। डाउन टू अर्थ बहुत ज़्यादा है। हाँ, बस यही इस कारण पंकज त्रिपाठी इज़ द बेस्ट इस समय। अगर आपको किसी अभिनेत्री के साथ डेट पर जाने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? शायद मुझे लग रहा है मैं इंडियन अभिनेत्री में तो ज़्यादा किसी को वो नहीं करता,
लेकिन शकीरा, फाइनली शकीरा इज़ द बेस्ट। क्यों? शकीरा वो मतलब थोड़ा सा पॉप सिंगर है, और थोड़ा सा शुरुआत से मैं उसको 10th स्टैंडर्ड से देखता रहा हूँ। उसका वका वका सॉन्ग है, फिर इसके अलावा जो उसने 2 फुटबॉल वर्ल्ड कप में गाना ना गाया, और थोड़ा सा अच्छा है उसको शकीरा के बारे में। तो आप शकीरा जी के साथ जाना चाहेंगे? हाँ, डेट क्या मतलब है कि मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं कभी बात करना चाहूँगा। हाँ, वही शकीरा बात से। ही हाँ, एक हाँ, मतलब है बातचीत कि करना। हाँ, अगर आपको मौका मिलता और अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में है तो इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर कोई अभिनेत्री इस समय है सबसे अच्छी, तो इंडियन पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखूं तो साउथ में कीर्ति सुरेश। क्या बात है, तो काफ़ी अपने कल्चर के लिए हाँ, famous बस है। कीर्ति सुरेश को मैं इसलिए पसंद करता तो हूँ। बाकी इंडियन मतलब उसमें सिनेरियो में बात करता हूँ, साउथ में कीर्ति सुरेश। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको एक क्राइटेरिया मतलब दे दिया जाए कि आपको बॉलीवुड से ही किसी को ले जाए, तो आप किसका चयन करेंगे? बॉलीवुड में अगर मुझे देखना है किसका चयन करना है तो मैं विद्या बालन। ओके जी, तो फाइनली ये सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। तो विकास जी, आपसे बात करके मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप अपनी फीलिंग शेयर करिएगा कि आपको इस वार्तालाप से कैसा अनुभव मिला? मुझे शिवम जी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने एक मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इससे जो है मैं यही कहूँगा कि जो है आपके साथ बात करके आपकी सहजता से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आपके सवाल काफ़ी जो है अच्छे थे, काफ़ी डीप थे, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नया सीखने को मिला, नया एक्सप्लोर करने को मिला, जो कि काफ़ी मेरे जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर। ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो अंत में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे लोग आ रहे हैं, अब बातें कर रहे हैं, विभिन्न डायमेंशंस में बातें कर रहे हैं, तो आपको उनको समझना चाहिए, उनको देखना चाहिए, और एक तरीके से ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी बातें इस प्लेटफॉर्म से आ रही हैं तो उनको आप कैसे, किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं, और देखने के बाद अगर आप उसमें से एक बात भी ठीक तरीके से पकड़ने की कोशिश करते हैं तो आप उसको पकड़ सकते हैं। ये भी मेरे लेक्चर या मेरे साथ वार्तालाप का बात नहीं है, इवन जितने भी इस प्लेटफॉर्म पे लोग आए हैं उन्होंने जो भी बात की है, अगर हम उनमें से किसी एक बात को फॉलो कर पाएँ तो आप फॉलो करिए। ये मैं अपने दर्शकों को संदेश देना चाहूँगा जो है आपके माध्यम से। ओके, तो मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और आई थिंक मुझे लग रहा है ये मेरा पहला आपके साथ संवाद है जो एक तरीके से ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे है। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे संवाद हैं, लेकिन ऑफलाइन प्लेट पे पहली बार मैं आया तो बहुत अच्छा, आपके साथ बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शिव। आपने हमारे लिए समय निकाला इस शो के लिए, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने कीमती समय में से थोड़ा समय निकाल के आए, इसलिए आपका आभार। और आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा उपहार है, अगर आप इसे लेंगे तो मुझे काफ़ी प्रसन्नता होगी। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। जी थैंक यू शिवम जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे ही अच्छे अच्छे गेस्ट इस शो पे आते रहेंगे, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कराते रहिए, और इस चैनल के सारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।